ईरान ने साइबर अटैक शुरू कर दिए हैं यूएस के शिप्स के ऊपर। ये एक अहम खबर डेवलप हो रही थी, तो इसलिए जो है वो आज आपके साथ ये शेयर करना ज़रूरी था। इसको डिटेल में देखते हैं। बेसिकली बहुत सारी र्यूमर्स आ रही हैं, बहुत सारे जो है चैनल्स, बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं वो इसके अंदर स्पेकुलेशन कर रहे हैं और जो है फेक खबरें फैला रहे हैं। तो इसलिए ज़रूरी था कि रिसर्च करके थोड़ा सा जो है वो आपको बताया जाए कि हो क्या रहा है। सो बेसिकली इसको ज़रा समझें कि जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि शिप्स का GPS सिग्नल्स जो है वो हैक करके ईरान जो है वो फेक सिग्नल्स दे रहा है और उनको जो है वो नेविगेशन करने में प्रॉब्लम हो रहा है। ये बात किसी हद तक ठीक है, लेकिन इसको समझने के लिए मैं अगर आपको समझाऊं तो जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस बंद किया ईरान ने, तो उसके बाद कुछ कमर्शियल शिप्स ने कोशिश की कि वो उसको पास करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को पास करके चले जाएं, लेकिन क्योंकि ईरान ये अनाउंस कर चुका था कि मैं यहाँ से किसी को नहीं गुजरने दूंगा, तो उसने उन कमर्शियल शिप्स के ऊपर GPS इंट्रूजन किया, उनके GPS को हैक किया और फेक सिग्नल्स डिसेमिनेट किए। उससे हुआ क्या बेसिकली, तो एक तो आपको पता ही है कि शिप्स नेविगेट करते हैं थ्रू देयर GPS सिस्टम्स, क्योंकि उनको अगर GPS सिस्टम उनका हैक हो जाए या वो ना चले तो उनको कोई समझ नहीं आती कि हमने कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। तो वो जब उसका एक तो नुकसान ये हुआ कि शिप्स नेविगेट नहीं कर पा रहे थे, दूसरा नुकसान ये हुआ कि जब उनके फेक सिग्नल्स, फेक लोकेशंस डिसेमिनेट हुई तो बहुत सारी, आपको पता ही है कि इसके अंदर बैंक्स इन्वॉल्व होते हैं, एडवांस पेमेंट्स इन्वॉल्व होती हैं, तो वो प्रॉब्लम्स आ रहे थे। तो इसलिए उन्होंने फिर ईरान की ये बात मानी कि जी ठीक है, जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तो हम इसको जो है वो बंद कर देते हैं। लेकिन अब आते हैं कि इसी एक्टिविटी की वजह से कुछ लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि ईरान ने यूएस के जो वो वॉरशिप्स हैं उनके ऊपर भी GPS अटैक्स या साइबर या इलेक्ट्रॉनिक अटैक शुरू कर दिए। तो ये जरा समझें बात, जो लिंकन्स है या वो फोर्ड है, वो जो कैरियर्स हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो उसने ला के पर्शियन सी के अंदर खड़े किए हुए हैं, वो कोई मजाक नहीं है। वो कमर्शियल ग्रेड के सिंपल शिप्स नहीं हैं, वो मिलिट्री ग्रेड शिप्स हैं जिनके अंदर GPS भी कमर्शियल GPS नहीं है, वो M कोड का GPS है, मिलिट्री कोड का GPS है। और सिर्फ मिलिट्री कोड का GPS नहीं है, बल्कि उसके अंदर जो है वो उसका एक और बैकअप सिस्टम भी होता है और उसके अंदर उसका अपना एक एंटी जैमिंग सिस्टम होता है। और उसकी सिग्नल स्ट्रेंथ ये नहीं होती कि आप कमर्शियल वाला जो है वो यूज कर लो, वो खुद इतना कैपेबल होता है कि अगर कोई उसको जैम करने की कोशिश करे तो उल्टा वो उसको जैम कर दे जो उसके ऊपर अटेम्प्ट कर रहा है। उसके अंदर जो उसके और जो बैकअप सिस्टम होता है, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, ये एक बैकअप सिस्टम होता है कि अगर उनका मेन सैटेलाइट GPS बंद भी हो जाए किसी वजह से या जैम भी हो जाए किसी वजह से, तो जो उनका इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, वो काम करना शुरू कर देता है। सो इट इज़ नॉट दैट सिंपल कि जनाब किसी ने जो है वो लिंकन्स इन का GPS हैक कर लिया है। विज़ाविज़ US के जो कैरियर्स हैं, जो वॉरशिप्स हैं और उनके जो उधर बेसिस हैं, उनके ऊपर से ईरान के जैमर्स को जैम करने के लिए कोशिशें हो रही हैं। जंग वो हो रही है अजीब, ये जो है 5th जनरेशन वॉरफेयर जो है ये अजीब व गरीब सूरत इख्तियार कर गई है। तो बेसिकली अब हो क्या रहा है कि 3-4 तरह के US अटेम्प्ट्स कर रहा है। US के पास वेपन्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, प्लस काइनेटिक्स हैं, जो कि ईरानियन जैमर्स और ईरानियन सैटेलाइट्स और ईरानियन रेडार्स को डिटेक्ट करके उनको नाकारा कर रहे हैं। उसमें सबसे पहली चीज़ है उनके पास, वो है जी उनका AGM-88E AARGM। अब ये समझें कि ये जो AARGM है ये काम कैसे करता है कि जैसे जब ईरान अपना कोई जैमर या रेडार ऑन करता है तो ये उसके सिग्नल्स को डिटेक्ट कर लेता है और डिटेक्ट करता है और उसके ऊपर एक मिसाइल फायर कर देता है। और ये इतना इंटेलिजेंट सिस्टम है कि अगर ईरान इस दौरान अपना जैमर या रेडार बंद भी कर दे तो इसके अंदर एक अपनी बैकअप मेमोरी है जो जिसके अंदर इसको फीड हुआ होता है कि वो कहाँ से उसने डिटेक्ट किया और ये वहाँ पे जाके हिट कर देता है। ये एक तरीका है जो US कर रहा है। इसके अलावा जो एक और सिस्टम है जो ग्रोलर के नाम से मशहूर है, उसका जो टेक्निकल या जो मिलिट्री कोड है वो है EA-18G ग्रोलर।
ये एक एयरक्राफ्ट है बेसिकली, जो कि उनके एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर मौजूद है। बेसिकली ये उड़ रहा होता है और ये सर्जिकल जैमिंग कर देता है। बेसिकली ये उनके एयरक्राफ्ट कैरियर के इर्द गिर्द उड़ रहा होता है और जो भी रडार या जैमर के सिग्नल्स इनके कैरियर की तरफ आते हैं, वो कैरियर पे पहुंचने से पहले ही ये एयरक्राफ्ट उनको हवा में जैम कर देता है। वो सिग्नल्स वहां तक उनके एयरक्राफ्ट कैरियर तक पहुंच ही नहीं पाते। और जो तीसरी चीज है वो बहुत ही लीथल है, दैट इज मिनिएचर एयर लॉन्च डेकॉय। अमेरिका करता क्या है कि एक तरह के ये डेकॉयड ड्रोन्स हैं, ये डेकॉयड ड्रोन्स वो हवा में भेजता है और ईरान के जो हैं रडार्स या सैटेलाइट, वो ये समझते हैं कि कोई ये B-2 बॉम्बर टाइप जहाज या कोई फाइटर प्लेन जो है वो हमारी तरफ आ रहा है। तो जैसे ही वो जैमर उन जहाज़ों को जैम करने के लिए उनके ऊपर सिग्नल्स देता है, तो ये डेकॉयड जो हैं, जो डेकॉयड ड्रोन्स हैं, वो उसकी लोकेशन आइडेंटिफाई कर लेते हैं और जैसे ही वो लोकेशन आइडेंटिफाई हो जाती है तो जनाब ये पीछे से मिसाइल फायर हो जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जो है ये बहुत ही एडवांस हो गई है अब। इस जंग में ये जो ईरान, इसराइल और यूएस की जंग हो रही है, इसमें तो बहुत हाई स्केल पे ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इस्तेमाल हो रही है। और अगर आपको याद हो, जब पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई थी पिछले साल 2025 में, तो उसमें पाकिस्तान ने भी यही किया था। वो पहली दफा था जब इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जंग के वॉर के दौरान यूज हुई। पहले सिर्फ इसकी कहानियां थी। तो बहरहाल, और इसके अलावा हाँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज जो इसराइल कर रहा है ईरान के खिलाफ, वो है उसका स्कॉर्पियस सिस्टम। अब स्कॉर्पियस सिस्टम बेसिकली करता क्या है, ये पहली दफा ये सामने आया। स्कॉर्पियस सिस्टम ये करता है कि जो ईरान के मिसाइल्स आ रहे होते हैं या ड्रोन्स आ रहे होते हैं, ये हवा में ही उनका जो ब्रेन है, जो उनका CPU है, जो उनके अंदर फीड हुआ है, ये उसको वॉश आउट कर देता है, उसको एक तरह का ब्रेन डेड कर देता है। जो मिसाइल आ रहा है उसका ब्रेन डेड हो जाता है, या ड्रोन आ रहा है तो उसका ब्रेन डेड हो जाता है। तो उससे होता क्या है, उससे दो चीज़ें आप खबरों में भी सुन रहे होंगे कि जनाब बहुत सारे ड्रोन, बहुत सारे मिसाइल्स समुंदर में गिर गए। तो जब ब्रेन ही डेड हो गया है ड्रोन का या मिसाइल का, तो उसको समझ ही नहीं आती मैंने कहाँ जाना है, और उसके बाद वो जो है पागलों की तरह इधर उधर जाके और वो कहीं भी इन द लैंड ऑफ नोवेयर वो जो है वो गिर जाता है। या दूसरी सूरत में ये भी एक आध इंस्टेंस में ये देखा गया है कि उसका वो वापस ईरान की तरफ चल पड़ा। सो दैट इज वेरी ट्रिकी। तो अभी जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक ईरान ने अपने जैमर्स को मोबाइल ट्रक्स के ऊपर लोड कर दिया और वो मुसलसल मूव कर रहे हैं, और उसकी वजह बेसिकली यही है कि उनकी कोई स्टैटिक लोकेशन आइडेंटिफाई ना हो सके। तो बहरहाल ये एक नई किस्म की जंग है जो कि हम पहली दफ़ा देख रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और वैसे जो है ये 5th जनरेशन वॉरफेयर में टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर जो है वो अब ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई है। तो व्यूअर्स, अगर आप किसी ख़ास स्पेसिफिक इशू के ऊपर इस जंग से रिलेटेड या टेक्निकल एस्पेक्ट में कोई भी चीज़ आप स्पेसिफिक पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। ये आज की एक एक्स्ट्रा वीडियो थी जो मैंने स्पेशली डालना चाह रहा था, क्योंकि इसके ऊपर बहुत स्पेकुलेशन हो रही थी बहुत सारी, तो मैंने कहा इंसाइट जो है वो आपको देनी चाहिए कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है। तो अगर किसी भी खबर के बारे में या किसी भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीज़ के बारे में आप फैक्ट जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, तो मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर एक आपको वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा। थैंक यू। आयतुल्लाह अली खamenei को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कैसे टारगेट किया गया, और क्या ये जो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी 28 फरवरी को शुरू हुआ है, क्या ये वाकई सिर्फ 28 फरवरी को सब कुछ हो गया? तो आंसर इज नो। यही आज हम डिस्कस करेंगे कि कब शुरू हुआ, ट्रेस एंड किल कैसे हुआ, ट्रेस कैसे शुरू हुआ। तो ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बहुत मदद की है, इंटेलिजेंस एजेंसीज की, यूएस की और इसराइल की। तो वो क्या है, वो सब चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आजकल जो ये बिल्कुल डेली बेसिस पे, बल्कि हर घंटे के बाद इंपॉर्टेंट न्यूज़ रिलेटेड टू टेक आ रही हैं, क्योंकि मेरा मैंडेट ही सिर्फ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो वो आपको मैं लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा, वेरीफाइड जी। और ये आज की एक स्पेशल वीलॉग है, क्योंकि अदरवाइज़ तो आज मैंने किसी न किसी साइबर क्राइम को उठा के और उसको डिस्कस करना था, लेकिन क्योंकि ये ईरान इसराइल
और यूएस की जो जंग चल रही है, वॉर चल रही है, उसके ऊपर एक ये पॉइंट आज एक इशू था, तो उसके ऊपर ये ज़रूरी था कि आज मैं आपके साथ ये डिस्कशन करूँ। तो बहरहाल जी, ये स्टार्ट करते हैं अपने आज की डिस्कशन को कि किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने आयतुल्लाह खamenei को जो है वो टारगेट करने में यूएस एंड इजराइल की हेल्प की। तो उसके लिए देखें, ये कहानी कोई आज शुरू नहीं हुई, इट स्टार्टेड वे बैक। सम पीपल से कि जी 5-6 साल हुए, लेकिन जो वॉल स्ट्रीट जर्नल और यरूशलेम पोस्ट ने जो चीज़ें लीक की हैं, उनके मुताबिक तकरीबन 1 साल पहले तेहरान के जो ट्रैफिक कैमराज और सीसीटीवी कैमराज हैं वो सब हैक कर लिए इसराइल ने जब हैक कर लिए, आपको पता ही है कि ये सब क्लाउड बेस्ड उस पर जो है वो ट्रांसमिशन हो रही होती है इंटरनेट के ज़रिए। सबको जो है वो एक, जैसे पाकिस्तान के अंदर भी अभी सेफ सिटी प्रोजेक्ट है, तो सारे शहर के जो कैमराज हैं वो किसी एक नेटवर्क पे जाके एक सेंट्रलाइज सर्वर पे जाके उनकी रिकॉर्डिंग्स हो रही होती हैं। तो वो सारे के सारे जो कैमराज थे तेहरान के, वो इसराइल ने हैक कर लिए। उससे हुआ क्या कि उनकी जो लाइव कवरेज थी उन तक एक्सेस हो गई इसराइल की। अब बेसिकली एक्सेस करने का फ़ायदा क्या, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसके बाद इसमें दाखिल हुई तो उसने क्या किया, ज़रा समझें बात को कि ये कोई एक एआई सॉफ्टवेयर नहीं इस्तेमाल हुआ, दिस इज़ एन एआई स्टैक जिसमें मल्टीपल एआई प्लेटफॉर्म्स यूज़ हुए हैं। और मल्टीपल एआई प्लेटफॉर्म्स यूज़ हुए हैं इस मकसद के लिए कि आयतुल्लाह खamenei और टॉप लीडरशिप की डेली रूटीन, फेशियल रिकग्निशन, उनकी मूवमेंट्स, उनकी गाड़ियाँ, उनके रूट्स, उनके गार्ड्स की तब्दीली, गार्ड्स की ड्यूटी कब होनी है, किस टाइम कहाँ पे जाना है, किस टाइम किसने कहाँ पे जाना है, ये तमाम चीज़ों का पैटर्न बनाने के लिए मोर देन एन ईयर लगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद के साथ उनका पूरा एक तरह का लाइफ पैटर्न बनाने के लिए। और वो इस हद तक एडवांस हो गया कि फेशियल रिकग्निशन के लिए ज़रूरी होता है कि चेहरा नज़र आए, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने मदद ये की कि अगर चेहरा किसी जगह पे नज़र नहीं भी आ रहा तो उसकी चाल ढाल से, उसकी बॉडी के स्ट्रक्चर से, उसके जो है जस्ट इम्प्रेशन से वो बता देता है एआई कि क्या ये वाकई वो बंदा है या नहीं है। सो बिल्कुल इसी तरह से प्रिडिक्शन बेस्ड एआई ने उनको ये खबरदार कर दिया कि फलां दिन, फॉर एग्जांपल टू बी एक्यूरेट, 28 फरवरी को इतने बजे आयतुल्लाह खamenei अपनी कुछ क्लोज फैमिली मेंबर्स और टॉप लीडरशिप के साथ एक कंपाउंड के अंदर कोई मीटिंग करने जा रहा है। अब ये होता कैसे, ये प्रिडिक्शन एआई कैसे करता है? देखें, हर एक का एक सेट पैटर्न होता है। फॉर एग्जांपल समझने के लिए आप ये समझें कि पर्सन एक्स रहता है जोन ए में, वो सुबह उठ के अपने ऑफिस जाता है जोन सी में, सब सिक्योरिटी इसके मुताबिक मूव हो रही है, लेकिन अचानक जो सैटेलाइट इमेजेस एआई के पास जा रहे हैं और जो सीसीटीवी कैमरास और ट्रैफिक कैमरास के जो है वो सिग्नल्स जा रहे हैं, एआई बताता है या आइडेंटिफाई करता है कि अचानक जो पर्सन एक्स ने जोन ए में जाना था या रहता वो जोन ए में है, अचानक वो सिक्योरिटी जो जोन ए में उसकी रिहाइशगाह पे होती है वो जोन जेड में शिफ्ट हो रही है। कॉन्वॉयज जो उधर जाते थे वो कॉन्वॉयज उधर जाना शुरू हो गए। तो दैट अलार्म्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कि भाई ये जो प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी या ये जो टॉप लेयर ऑफ सिक्योरिटी है ये फलां जगह शिफ्ट हो रही है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी या देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि वो टॉप लीडरशिप भी वहां पे शिफ्ट हो रही है। बिल्कुल इसी तरह से उसने एआई ने ये प्रेडिक्ट किया कि उस दिन 28 फरवरी को सुबह इतने बजे एक मीटिंग होने जा रही है। और फिर सिर्फ ये नहीं, इसके साथ यूज हुआ यूएस का मोवेन प्रोजेक्ट। मोवेन सिस्टम ये करता है बेसिकली कि जो आवर्स ऑफ वीडियोस, मिलियंस ऑफ इमेजेस, इन सब को वो रन टाइम के ऊपर लाइव एनालाइज करके आउटपुट्स दे रहा होता है। सो मच सो सैटेलाइट इमेजेस को भी वो जो है वो उसको एनालाइज कर रहा होता है।
फिर इन्होंने सैटेलाइट के जो है अलेजेडली या इसको कह लें रिपोर्टेडली यूएस ने अपने सैटेलाइट्स के ज़रिए थर्मल इमेजेस जो है वो उस कंपाउंड के पहले से लिए और जो है उसकी बेसिकली जो है ना इस हद तक वो डिटेल्ड इमेजेस और प्रिसीजन इमेजेस थे कि उनको पता था कि जो बंकर्स हैं उनकी कितनी मोटी कंक्रीट है, कितनी मोटी दीवारें हैं, सो दैट वो असेस कर सकें कि किस तरह का वेपन हमने यूज़ करना है वहाँ पे। फिर जो है और एक इजराइल का बहुत लीथल प्रोजेक्ट है जिसका नाम है वेयर इज डैडी। वेयर इज डैडी बेसिकली वेयर इज डैडी जो उनका प्रोजेक्ट है या सिस्टम है वो ये करता है कि किसी भी एक जगह के अंदर उनका टारगेट बंदा जैसे ही एंटर होगा वो बैकएंड पे अपने सर्वर्स को अलार्म कर देता है कि द टारगेट हैज अराइव्ड। ये भी उस दिन यूज हुआ। प्लस उस दिन क्या हुआ कि जब उनकी वहां पे बेसिकली तीन सिस्टम उनके उस टाइम काम कर रहे थे रिपोर्टेडली, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि वॉल स्ट्रीट जर्नल और यरूशलेम पोस्ट की लीक्स हैं ये। प्लस मैं आपको जो है वो पूरा रेफरेंस जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि कहाँ से इसकी जो है वो रेफरेंसेस लिए गए हैं, क्योंकि सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है तो आई डोंट वांट के, और इसीलिए थोड़ा देर भी हुई इस आज के व्लॉग में, क्योंकि इसकी पूरी रिसर्च ऑथेंटिकेशन कर रहे थे। तो जनाब इसमें रिपोर्टेडली 3 सिस्टम साइमल्टेनियसली उस दिन उन्होंने यूज़ किए, जिसके बाद मिसाइल्स फायर हुए। एक तो मैंने आपको बताया मेवन जो या मोवन कह लें, यूएस का सिस्टम जो कि लाइव वीडियोस और इमेजेस को एनालाइज करके उसके अंदर से आपको पिन पॉइंट कर रहा है। नंबर 2 वेयर्स डैडी इसराइल का सिस्टम जो कि जिसने ये बताया कि जनाब लीडरशिप आ चुकी है, पहुंच चुकी है उस कंपाउंड में। नंबर 3 सैटेलाइट थर्मल इमेजेस, और वो सिर्फ थर्मल इमेजेस नहीं थे, नॉर्मल थर्मल इमेजेस होते हैं कि वो बता देता है कि कोई ह्यूमन बीइंग इधर प्रेजेंट है। वो थे फेशियल रिकग्निशन थर्मल इमेजेस, जिसने बॉडी गेट के साथ, जेस्चर के साथ, चलने फिरने के साथ उसने असेस किया उन थर्मल इमेजेस के जरिए कि यस दिस इज सुप्रीम कमांडर ऑफ ईरान आयतुल्लाह अली खमेनी साहब। और जिसके बाद ये जब सिग्नल्स वहां पे गए तो उसके बाद मिसाइल्स फायर हुए और 20-30 जो है वो नेतन्याहू ने कहा कि वो हमने 30 मिसाइल मारे हैं, कोई कहता है 20 मिसाइल मारे हैं। बहरहाल ये कंट्रोवर्शियल सी चीज़ है, लेकिन इतने बंकर बस्टर टाइप वो अगर आप ये वीडियो भी देखें तो इस वीडियो में भी आप असेस करेंगे कि पहले बिल्कुल एक आधा फटा है मिसाइल, लेकिन उसके बाद चंद लम्हों के बाद ही वो बेसिकली बम फटना शुरू हो गए, मिसाइल फटना शुरू हो गए। तो बेसिकली दोज बार बंकर बस्टर टाइप मिसाइल्स के जिन्होंने पेनिट्रेट करने के बाद वो ब्लास्ट हुए। तो बहरहाल वो डिफेंस वालों का काम है, वो उसको असेस करें, मैं उस पर कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मेरा पॉइंट जो था वो सिर्फ ये था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये पहली दफ़ा जो 5th जनरेशन वॉरफेयर में इस लेवल पे, अब ये सिर्फ मिसाइल फायरिंग नहीं है, अब ये सिर्फ काइनेटिक्स की जंग नहीं है, दिस इज़ अ साइबर वॉर, दिस इज़ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। जो मैंने कल भी आपको बताया जो GPS जैमिंग का सिलसिला हो रहा है, इसमें भी ये हुआ। उस दिन भी जब सुबह जो है वो इजराइल और US के फाइटर प्लेन्स आए तो उन्होंने भी आने से पहले जो है वो अपने ईरान के सैटेलाइट्स और रेडार्स को जैम किया। और प्लस हाँ, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट इसमें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ये भी मदद की टाइम चूज करने के लिए कि किस टाइम हिट करना बेहतर है। समवेयर अराउंड 9:45 तो उस टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बताया कि ये शिफ्ट चेंज के अंदर इनकी सिक्योरिटी मिनिमम होती है, रेडार्स मिनिमम होते हैं, ताकि नेक्स्ट शिफ्ट आए और वो अपना टेक ओवर करे। तो वो जो टाइमिंग चूज की गई दैट वाज आल्सो असिस्टेड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आइडेंटिफाइड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस ऑफ ऑल द प्रीवियस हिस्ट्री जो वो गैदर कर रहा था। सो व्यूअर्स, आज इसका मकसद यही था कि आपको बताया जा सके कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितनी खतरनाक होती जा रही है हमारी नेशनल सिक्योरिटी और बेसिकली हमारी वॉर जोन्स के अंदर। सो अगर आप मजीद कोई इसकी डिटेल, स्पेसिफिक पॉइंट की डिटेल आपके जहन में आती है कुछ पूछने के लिए, तो प्लीज़ कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको जो है वो टाइमली नोटिफिकेशन आती रहे।
थैंक यू। मिसाइल्स की फायरिंग ईरान के ऊपर वो स्टोरी का आधा रुख है। असल बात 28 फरवरी को जब मिसाइल की बारिश शुरू हुई तेहरान के ऊपर, उससे पहले एक दूसरी इनविजिबल जंग पहले से शुरू हो चुकी थी, और वो थी ईरान के इलेक्ट्रॉनिक और साइबर के अंदर अटैक। 99% ऑफ इंटरनेट तेहरान का उससे पहले बंद किया जा चुका था। जीपीएस की स्पूफिंग शुरू हो चुकी थी। तो व्यूअर्स, ईरान, इसराइल और यूएस की जंग इस टाइम एक ग्रे जोन बन चुका है, जो कि सिर्फ मिसाइलों के साथ, जहाज़ों के साथ नहीं लड़ी जा रही। इसमें बहुत कुछ साइबर स्पेस में हो रहा है। दोनों एक दूसरे के ऊपर साइबर अटैक कर रहे हैं। तो यही आज हम डिस्कस करेंगे कि इस टाइम तक, आज तक, पिछले 5 दिनों की जंग में क्या कुछ साइबर की दुनिया में हुआ। तो चलते हैं अपने वीलॉग की तरफ, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हॉट इश्यूज़, वो जंग से रिलेटेड हों या अदरवाइज टैक्स से रिलेटेड हों, उनका नोटिफिकेशन आपके पास फ़ौरन पहुंच जाए। तो व्यूअर्स, सबसे पहली जो चीज़ 28 फरवरी को हुई वो है ब्लैकआउट। और वो ब्लैकआउट ये नहीं कि इलेक्ट्रिसिटी ब्लैकआउट, दिस वाज अ साइबर ब्लैकआउट। ईरान की और पर्टिकुलरली तेहरान की इंटरनेट जो है, अगर उसके ग्राफ्स को एनालाइज किया जाए तो वो 100% से ये ड्रॉप होके दे केम डाउन टू 1%। यानी कि इसका मकसद बेसिकली ये था कि यूएस ये इंश्योर करना चाहता था कि जब उसके मिसाइल्स और उसके जहाज ईरान में दाखिल हों तो ना तो ईरान की तरफ से कोई जैमर काम कर सके, ना ही वापसी इनका कोई रडार काम कर सके ईरान का, और उनकी एक स्मूथ सेलिंग हो जाए तमाम अपने टारगेट्स को हिट करने के लिए। सो ये तो हुआ पहला काम जो यूएस और इसराइल ने ईरान पे अटैक करने से पहले किया। लेकिन जैसे ही ईरान संभला, ईरान ने साइबर अटैक का जवाब साइबर अटैक की शक्ल में दिया। और उसने किया क्या? बेसिकली एक मालवेयर है जिसको कहते हैं वाइपर मालवेयर। ये सिर्फ और सिर्फ बेसिकली करता यह है कि ये जिधर भी इसको अटैक किया जाए, ये उसको डिसरप्ट कर देता है, पूरे उसके कम्युनिकेशन को और पूरे उसके सिस्टम को। तो ईरान ने जवाबन, इन रिटेलिएशन टू साइबर अटैक्स एंड दूसरे अटैक जो उसने किए, ईरान ने वाइपर मालवेयर अटैक किया ऑन द हॉस्पिटल्स एंड एनर्जी ग्रिड्स ऑफ इजराइल। तो उससे क्या हुआ कि एक पैनिक क्रिएट हुआ। बिल्कुल उसी तरह से जैसे आप देखें, अगर जो बाद सबा ईरान के एक ऐप, मैंने पहले भी अपने एक वीलॉग में आपको बताया था कि ईरान की एक नमाजों की टाइमिंग वाली एक ऐप है बाद सबा के नाम से। और सुबह जब ईरान के वो यूज़र्स ने 5 मिलियन से ज़्यादा उसके यूज़र्स हैं, उनके यूज़र्स पे एक फेक पुश नोटिफिकेशंस चले गए जो इसराइल ने किए। वो उसका भी मकसद सिर्फ ये था कि जी जो है पैनिक क्रिएट करें। और बेसिकली वो मैसेज भी ये थे, मैंने आपको अपने उस वीलॉग में भी बताया था कि जनाब हथियार फेंक दो, हमारा साथ दे दो, वरना तुम्हारे साथ ये होगा, ये होगा, ये होगा, पैनिक क्रिएट करने के लिए और अपनी हिमायत हासिल करने के लिए। उसी के जवाब में ईरान ने जो है वो इजराइल के हॉस्पिटल्स और उनकी पावर ग्रिड हाउसेस जो हैं उनके ऊपर वाइपर मालवेयर अटैक किया। तो व्यूअर्स, बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई। मैंने आपको अपने पिछले वीलॉग में, पिछले या 2-3 दिन पहले वाले वीलॉग में बताया था, जिसमें जीपीएस जैमिंग का मैंने आपको बताया था। वो जीपीएस जैमिंग के साथ साथ अब अगला काम ये शुरू हो गया कि जीपीएस के स्पूफ्ड सिग्नल्स ट्रांसमिट होना शुरू हो गए। मैरीटाइम की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 1100 शिप्स, उनके स्पूफ्ड जीपीएस सिग्नल्स ट्रांसमिट हो रहे हैं। अब ये जरा समझें कि स्पूफ ट्रांसमिशन से जीपीएस सिग्नल ट्रांसमिट स्पूफ अगर होंगे तो उससे होता क्या है कि जो मैरीटाइम मैप्स है जो मॉनिटर कर रहा है जहाज़ों की मूवमेंट को, बिल्कुल उस तरह से जैसे एयरलाइंस की जो है वो ऑनलाइन आप मूवमेंट देख लेते हैं कि कौन सा जहाज़ कहाँ है, कौन सा जहाज़ कहाँ पहुँचा है, बिल्कुल उसी तरह से जो शिप्स हैं उनकी भी ऐसे ही मॉनिटरिंग हो रही होती है सैटेलाइट के ज़रिए। तो जब स्पूफ्ड जीपीएस सिग्नल्स ट्रांसमिट होना शुरू हुए तो मैप पे ये शो होना शुरू हो गया कि जनाब शिप जो है वो एयरपोर्ट के ऊपर पहुंच गया, या शिप जो है वो किसी इनलैंड, मतलब मुल्क के अंदर, किसी फर्ज करो किसी मार्केट के अंदर खड़ा हुआ। तो जिससे एक पैनिक क्रिएट हो, एक अजीबोगरीब सिचुएशन शुरू हो गई। और उससे हुआ क्या कि
जो शिप ऑनर्स थे, जो शिप कंपनीज थी, उनको बिल आखिर स्ट्रेट ऑफ हुर्मस पे जो ईरान ने ऐलान किया था वो मानना पड़ा और अपने शिप्स को जो है वो डॉकयार्ड के अंदर डंप करना पड़ा। अब इस अटैक का आप इफेक्ट चेक करें कि 1940 में जैसे वो बाइनोकुलर्स लगा के, और वो आपने देखी होंगी पुरानी मूवीज में जिस तरह से शिप जो है वो उनको वो किया जाता था, तो मजबूरन दुनिया की इतनी बड़ी नेवी को और मैरीटाइम को वापस जाना पड़ा 1940 वाले सिस्टम्स पे, क्योंकि जो जीपीएस हैं वो ऑलरेडी हैक हो चुका है, उनको जैम किया जा चुका है और उनकी स्पूफ्ड जाली सिग्नल्स ट्रांसमिट हो रहे हैं। तो व्यूअर्स, ये सब कुछ बैक एंड फोर्थ चल रहा है। ईरान कर रहा है इजराइल और यूएस के सिस्टम्स के खिलाफ, और यूएस एंड इजराइल कर रहे हैं ईरान के सिस्टम्स के खिलाफ। सो ये दुनिया, ये जिंदगी में पहली दफा, और हिस्ट्री में एक्चुअली पहली दफा, साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का जो कोऑर्डिनेटेड अटैक्स हैं वो हम हिस्ट्री में पहली दफा ये देख रहे हैं। हम पिछले बहुत अरसे से सुन रहे हैं फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर, लेकिन अब ये हम देख रहे हैं कि काइनेटिक्स जो हैं वो साइड पे रह गए। साइबर वॉरफेयर ने टेक ओवर कर लिया है और साइबर वॉरफेयर के बगैर अब कुछ भी मूवमेंट नहीं हो सकती, ना शिप्स की, ना वॉरशिप्स की, ना फाइटर प्लेन्स की, और इवन ना मिसाइल्स की। जो मैंने आपको कल भी बताया था वो ब्रेन डेड वाला, कल या परसों किसी एक उसमें मैंने बताया था कि बेसिकली वो जो एक यूएस की वॉरशिप्स के ऊपर एक उनका सिस्टम है एंटी जैमिंग, वो जो मिसाइल्स या ड्रोन्स आ रहे होते हैं वो उनका ब्रेन डेड करके उसको वापस ईरान की तरफ भेज देता है। सो इसमें तो कोई ज़मीनी जंग या मिसाइलों वाली जंग नहीं हो रही, दिस इज ऑल साइबर वार गोइंग ऑन। तो व्यूअर्स, इसमें जो है अगर किसी इशू पे आप स्पेसिफिक डिटेल लेना चाहें तो प्लीज़ कमेंट में उसको मेंशन करें, तो आई विल गेट बैक। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो है जो नई चीज़ आ रही है वो आप तक उसका नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू वेरी मच। आज जो है ईरान, यूएस और इजराइल की जंग जो है वो एक नए मरहले में दाखिल हो गई है, जिसको सिलिकॉन सीज के नाम से कहा जा सकता है। इस फेज को सिलिकॉन सीज कहा जा रहा है। इसमें हो क्या रहा है कि गोस्ट पोर्ट्स, पोर्ट से मुराद मेरी शिपिंग पोर्ट्स हैं, गोस्ट पोर्ट्स आ रही हैं, जो है जो स्टारलिंक के सिग्नल्स हैं वो वाइप आउट हो रहे हैं, और इसके अलावा डीप फेक के जरिए वॉइस क्लोनिंग हो रही है यूएस कमांडर्स की। ये सब कुछ जानेंगे हम आज की वीडियो में, लेकिन प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक एंड शेयर करें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलते हैं अपने वीलॉग की तरफ और स्टार्ट करते हैं गोस्ट पोर्ट्स से। सो बेसिकली गोस्ट पोर्ट को समझने के लिए आसान जुबान में ऐसे समझें कि आप एक वेयर हाउस में पहुंचे हैं या आप एक वेयर हाउस रन कर रहे हैं, जिसमें आपने अपने गार्ड्स को एक लिस्ट दी हुई है कि ये गाड़ियां या ये ट्रक्स जो हैं वो वेयर हाउस के अंदर आने की इजाजत है। लेकिन क्या हो कि अगर आप उन लिस्ट्स के अंदर गलत नंबर प्लेट लिख दें गाड़ी की, और वो गाड़ी उस नंबर प्लेट के साथ गेट पे आके रुके, लेकिन आपका गार्ड कहे कि नहीं, इस गाड़ी की मेरे पास एंट्री पास नहीं है, ये गाड़ी मेरी लिस्ट में नहीं है, तो उसको एंटर नहीं होने देगा। तो रिजल्टेंटली क्या होगा, अगर तमाम आने वाली गाड़ियों के गलत नंबर गार्ड्स के पास होंगे तो बाहर एक लंबी क्यू लग जाएगी और आपका तमाम वेयर हाउस का काम रुक जाएगा। यही एग्जैक्टली हो रहा है इस टाइम दुनिया की दो बड़ी बंदरगाहों के ऊपर, जो कि यूएई की और इजराइल की है। जबल अली यूएई वाली पोर्ट पे और हाइफा पोर्ट जो इजराइल की है। इन दोनों के जो एआई बेस्ड ऑटोमेटेड सिस्टम्स हैं, जिनमें तमाम आने वाली शिप्स की आईडीज रिकॉर्डेड हैं कि ये शिप्स आनी हैं और ये शिप्स जानी हैं, इनमें सामान उतरना है, इनमें सामान लोड होना है। तो बेसिकली हुआ क्या है, जो मैंने आपको कल भी बताया था कि एक वाइपर मालवेयर अटैक हुआ है, जो कल मैंने आपको बताया था कि इजराइल की हेल्थ एजेंसीज के ऊपर और इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं। बिल्कुल उसी किस्म के अटैक्स हो रहे हैं इन दोनों पोर्ट्स के एआई सिस्टम्स के ऊपर। और उससे हो क्या रहा है
कि तमाम आने वाली शिप्स के जो आईडीज हैं, जो उनके कोऑर्डिनेट्स हैं, वो तमाम गलत जा रहे हैं। कल तो मैंने आपको सिर्फ ये बताया था कि ओवरलोड होने की वजह से और स्पूफिंग, जीपीएस स्पूफिंग की वजह से शिप्स की लोकेशंस गलत आ रही हैं, लेकिन आज उससे काम आगे बढ़ गया। एक नेक्स्ट स्टेज आ गई है कि पोर्ट्स का जो सिस्टम है, ऑटोमेटेड सिस्टम, उसको हैक करके उसके अंदर फेक आईडीज दे दी गई हैं। तो इससे हुआ क्या है कि ये दोनों पोर्ट्स बिल्कुल एक तरह से जैम हो गई हैं। ये इस जंग में साइकोलॉजिकल वारफेयर और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में आगे हो गया एक काम। अब जो है इस जंग में मिसाइल्स के काम, मिसाइल किसको कितना हिट कर रहा है, कौन सा मिसाइल कहां जा रहा है, वो बातें पीछे रह गई हैं। अब दोनों क्या, बल्कि तीनों साइड से, इजराइल, ईरान और यूएस, साइबर अटैक के बदले में साइबर अटैक्स चल रहे हैं। सो इसको एक्सपर्ट्स ने नाम दिया है गोस्ट पोर्ट का, कि वो शिप जो कि एक्सपेक्टेड था अभी पहुंचने के लिए, वो बाहर खड़ा हुआ है, लेकिन सिस्टम बता रहा है कि वो नहीं है। और सिस्टम एक ऐसे शिप का बता रहा है विच वॉज नॉट इंटेंडेड टू बी हियर, उसका वो बता रहा है कि वो यहां पे है। सो एक पूरा इन दोनों जबल अली और हाइफा के दोनों पोर्ट्स के ऊपर एक इस टाइम केओस बना हुआ है। सो दिस इज वेरी अलार्मिंग। इसके अलावा आगे चलें तो जो बात हो रही है दैट इज ईरान के इंटरनेट की। मैंने आपको कल भी बताया था कि 99% ऑफ ईरान इंटरनेट इज डाउन। अभी जो स्टैट्स बता रहे हैं, जिसकी मैं डिस्क्रिप्शन में पूरा आपको रेफरेंस लिंक्स दे दूंगा, जो एक्सपर्ट की रिपोर्ट्स आ रही हैं और कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं और चार्ट्स आ रहे हैं, ग्राफ्स आ रहे हैं। बेसिकली हो क्या रहा है, क्योंकि उनका जो नॉर्मल इंटरनेट था वो तो ऑलरेडी डाउन हो गया हुआ था, तो उधर उन्होंने कोशिश की, लोगों ने खुद ही हुकअप करने के लिए स्टारलिंक के साथ। स्टारलिंक आपको पता ही है कि जो है वो एक सैटेलाइट बेस्ड जीपीएस तो नहीं, जीपीआरएस सिस्टम है, बेसिकली इंटरनेट उसके ज़रिए आता है। और जो है टेस्ला का ये एक वो है फ्लैगशिप आप इसको कह लें। तो बेसिकली उससे हुआ क्या कि यूज़र्स को सिग्नल्स नज़र आ रहे हैं कि स्टारलिंक के पूरे सिग्नल्स आ रहे हैं, लेकिन उनको स्पीड क्या मिल रही है, 10 किलोबाइट, 10 kbps, विच इज़ एक्चुअली ऑलमोस्ट नथिंग, जीरो। और ये हो कैसे रहा है, ये एग्जैक्टली ऐसे हो रहा है। अब ये मैं इसको कुछ लिंक नहीं कर रहा या कोई आपको कुछ वो नहीं दे रहा, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं, इसको आप कोइंसिडेंस समझें या जो भी समझें। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड इन यूक्रेन, जो कि रशिया ने किया। वही काम कर रहा है ईरान। उसने पूरे तेहरान की सड़कों पे मोबाइल अपने ट्रक्स चला दिए हैं। और बेसिकली वो ट्रक्स कर क्या रहे हैं कि लोकल लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे, लो लेवल पे इतनी नॉइज पैदा, नॉइज बेसिकली थ्योरेटिकली नॉइज पैदा, ये नहीं कि शोर मचा रहे हैं, सिग्नल्स में इतनी नॉइज इसको ओवरलोड कर रहे हैं कि वो जो है वो स्टारलिंक के सिग्नल्स रिसेप्शन और ट्रांसमिशन कर ही नहीं पा रहे हैं। इस चीज़ को समझाने के लिए मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि लेट्स सपोज आप और एक और बंदा थोड़े फासले के ऊपर बातचीत कर रहे हैं, वो आपको कुछ कहना चाह रहा है, जाहिर है आप तक पहुंचते पहुंचते उसकी आवाज़ थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन आपकी साइड पे आप समझें कि बसेस गुजर रही हैं, ट्रक्स गुजर रहे हैं, हॉर्न्स बज रहे हैं, शोर मचा हुआ है, तो जाहिर है आपको उसकी बात समझ नहीं आएगी। ये तो हो गया फिजिकल नॉइज। लेकिन नाउ लेट्स मूव ऑन टू ईरान सिचुएशन, जहां पे सिग्नल्स का नॉइज पैदा कर दिया लोकली उन ट्रक्स ने, उन मोबाइल ट्रक्स ने जो डेजिग्नेटेड हैं इस काम के लिए। तो स्टारलिंक के, क्योंकि वो सैटेलाइट से आ रहा होता है नीचे, तो उसके नीचे पहुंचने तक सिग्नल वैसे ही स्ट्रेंथ वीक हो गई होती है, तो उस नॉइज की वजह से वो बेसिकली ओवरलोड हो गया, जिससे पूरा एक तरह का जो है वो उनकी इंटरनेट कनेक्टिविटी, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो ऑलमोस्ट जो है वो 1 to 4% उनको इंटरनेट स्पीड मिल रही है, जो उनको नॉर्मल मिलती है। और ग्राफ्स ये भी बताते हैं कि जो सिग्नल इंटरसेप्शन हो रही है इस टाइम, वो 300% ज्यादा है नॉर्मल नॉइज से, नॉर्मल इंटरसेप्शन से। सो दैट इज अगेन वेरी वेरी अलार्मिंग।
लेकिन व्यूअर्स, जो अगली तीसरी चीज आज बहुत इंपॉर्टेंट सामने आई है, दैट इज रिपोर्टेड बाय यूएस एंड बाकी उन लोगों से, जिसका मैं लिंक अगेन आपको मैंने बताया, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें क्या है? डीप फेक, वॉइस क्लोनिंग, और किसकी? यूएस कमांडर्स की। अब एक और थ्योरी भी जन्म ले रही है। आपने पिछले दिनों सुना होगा कि यूएस के 3 F-15S ग्राउंड हुए, क्रैश हुए। और क्रैश कैसे हुए? रिपोर्टेडली कुवैत के मिसाइल हिट होने से, जिसको वो फ्रेंडली फायर का नाम दे रहे हैं। अब वो फ्रेंडली फायर कैसे हुआ? मैंने आपको पहले भी बताया कि सब कुछ चल रहा है इस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में, इस 5th जनरेशन वॉरफेयर में सब कुछ चल रहा है। साइबर अटैक्स, इलेक्ट्रॉनिक अटैक्स, जीपीएस जैमिंग, और यही एग्जैक्टली हुआ उन कुवैत के पैट्रियोटिक और एंटी मिसाइल सिस्टम्स के साथ। जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम था, उनको इतना ओवरलोड कर दिया। और वैसे भी आप समझें कि जब वॉर सिचुएशन होती है तो ये जो एंटी मिसाइल और डिफेंस सिस्टम होता है, इसको हाई प्रायोरिटी पे, हाई अलर्ट पे रख दिया जाता है, जिसपे वो हर आने वाली चीज को रन टाइम के ऊपर, लाइव टाइम के ऊपर एनालाइज करके उस पर रिस्पॉन्ड कर रहा होता है। और अब समझें कि अगर उसी सिस्टम को, क्योंकि वो सैटेलाइट और उन सब चीजों के साथ सिग्नल्स की बेस पे काम कर रहा होता है, उन्हीं को, उसी की ट्रैफिक को जब ओवरलोड कर दिया जाएगा कि उसको एक ही टाइम पे, फर्ज करें कि दैट सिस्टम इज कैपेबल टू हैंडल 1000 सिग्नल्स पर सेकेंड फॉर एग्जाम्पल, जस्ट टू टेक एन एग्जाम्पल, और उसका एआई सिस्टम डिजाइन है कि 1000 सिग्नल्स को वो हैंडल करेगा। अगर उसी एक सेकेंड में उसको 10,000 या 1 मिलियन सिग्नल्स मिल जाएंगे, तो दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्रेन विल ऑल्सो बर्न आउट। और इस सिचुएशन में वो जो सिस्टम है, जो डिफेंस सिस्टम है, वो हर आने वाली चीज को अपना एनिमी कंसीडर करेगा और वो उसको हिट करेगा। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड थ्योरेटिकली। अगर आप इन डॉट्स को कनेक्ट भी करें तो यही समझ आती है कि ईरान का क्लेम भी ठीक है, यूएस का क्लेम भी ठीक है। ईरान भी ठीक कह रहा है कि हमने उनको डाउन किया क्योंकि उन्होंने उसके सिस्टम को ओवरलोड कर दिया। बेसिकली अगर आप समझें, एक डिजिटल फॉग बना दी ईरान ने, जो मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी बताई थी कि ये डिजिटल एक फॉग बन जाती है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ये समझ नहीं आ रही होती कि ये हो क्या रहा है, और वो अपने अवेलेबल डेटा और अवेलेबल इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर डिसीजन लेके एक फायर कर देता है। सो व्यूअर्स, ये जो है, ये जंग जो है वो मिसाइल से ज्यादा, काइनेटिक से ज्यादा साइबर के अंदर घुस गई है, जिसमें हर एक साइड जो है वो साइकोलॉजिकल वॉर अटैक्स भी कर रही है, साइबर अटैक्स भी कर रही है, इलेक्ट्रॉनिक अटैक्स भी कर रही है, जीपीएस अटैक्स भी कर रही है, और हर किस्म की वो चीज़ें हो रही हैं जो 5th जनरेशन वॉरफेयर के बारे में इससे पहले हम बातें करते थे। तो व्यूअर्स, ये थी आज की जो है कुछ इंपॉर्टेंट टेक रिलेटेड इस वॉर के अंदर जो चीज़ें हुई हैं उसकी इंफॉर्मेशन। तो अगर इसके अंदर किसी स्पेसिफिक डिटेल के बारे में आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में लिखें, और अगेन रिक्वेस्ट कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक एंड शेयर करें ताकि आपको फौरन नोटिफिकेशन मिल जाए हर आने वाली वीडियो का। थैंक यू। जंग में रूल्स ऑफ एंगेजमेंट बदल गए हैं। ईरान ने डेड हैंड ऑटोनोमस ड्रोन स्वार्म्स यूज करना शुरू कर दिए हैं। अमेरिका ने अंडर द सी जो केबल है इंटरनेट की, उसके ऊपर रोबोट्स यूज कर लिए हैं डेटा लीक करने के लिए। लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक चीज ये है कि इस्राइल ने काइनेटिक साइबर शुरू कर दिया, जिसमें ऑटोमेटिकली फैक्ट्रीज, मशीनरीज जो है वो एक्सप्लोड कर जाएंगी। ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो आज 7 मार्च को यूज हुई हैं। सो इन सबको हम डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक एंड शेयर करें। तो चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे डेड हैंड स्वार्म्स की, जो कि ईरान ने एक साइबर टैक्टिक शुरू की है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का जो है रेप्लिकेटर इनिशिएटिव
उन्होंने एक अपडेट दी है जिसके मुताबिक बेसिकली आपको मैंने कल भी बताया था कि यूएस जो है वो जीपीएस सिग्नल जैम कर रहा है, जिसकी वजह से कंट्रोल्स जो है वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। दूसरी साइड पे इंटरनेट जो है वो ईरान में वो ब्लॉक कर रहे हैं, जिसकी वजह से कनेक्टिविटी के प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो प्रॉब्लम ये आ रहा था ईरान को कि उसके ड्रोन्स जो है वो जाके डिस्कनेक्ट हो जाते थे पीछे अपने कंट्रोलर से। इस चीज को खत्म करने के लिए बेसिकली ईरान ने एक नई टैक्टिक्स यूज की है, जो कि है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस। इसमें जो है उसके ड्रोन्स, उसको डेड हैंड बेसिकली स्वाम आप समझें कि करता क्या है। स्वाम का मतलब ये है कि एक आप जैसे किसी छत्ते में बट्टा मारें तो एक पूरा मक्खियों का झुंड आपकी तरफ अटैक करता है, तो आपको समझ नहीं आती कि आपने किस किस मक्खी से बचना है, और वो मक्खियां आप पे अटैक कर देती हैं। बिल्कुल इसी तरह से झुंड की शक्ल में ईरान ने ड्रोन्स भेजने शुरू कर दिए हैं टारगेट की तरफ। लेकिन अब उसमें प्रॉब्लम जैमिंग की वजह से ये आ रहा था कि वो कंट्रोल पीछे से डिस्कनेक्ट हो जाता था। तो इस पे ईरान ने बेसिकली जो उनका शहीद 238 ड्रोन है उसके अंदर एज एआई प्रोसेसर इस्तेमाल शुरू कर दिया। बेसिकली पहले से भी था, अब उसको एक्टिवेट कर दिया है, जो एआई बेस्ड है, जो कि विजुअल नेविगेशन करता है। उसके अंदर हजारों जो है वो टारगेट्स की जो है वो पॉसिबल टारगेट्स को फीड किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल दैट कैन बी एन इजरायली ट्रक, दैट कैन बी यूएस वॉरशिप, जो शिप्स हैं उनकी, या कुछ भी इस किस्म की जिन चीज़ों को वो ड्रोन टारगेट कर सकता है। तो वो बेसिकली उसको पीछे अपने कंट्रोलर से कनेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी जीपीएस की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसको एक दफ़ा लॉन्च करना है और उसके बाद वो अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेस पे जो एज एआई प्रोसेसर उसके अंदर लगा हुआ है उसकी बेस पे वो अपने टारगेट को तलाश करते खुद ही उस तक पहुंच जाएगा। और जैसे ही वो किसी अपने पॉसिबल टारगेट, फॉर एग्जांपल वो यूएस वॉरशिप हो सकता है, वो एक बिल्डिंग हो सकती है किसी का जिसकी भी उसको तस्वीर फीड की हुई है, या वो कोई टैंक हो सकता है, या कोई भी मिलिट्री टारगेट हो सकता है, तो वो जैसे ही उसको देखेगा तो वो स्वाम की शक्ल में सारे ड्रोन्स उसके ऊपर अटैक कर देंगे। इसमें कोई जैमिंग काम नहीं कर रही, इसमें कोई कुछ नहीं कर रहा। और यही वो प्रॉब्लम आया जो कि रिपोर्टेडली जो है वो शायद अब्राहम जो उनका लिंकन वॉरशिप है उसको भी थोड़ा पीछे हटना पड़ा, और बाकी भी जो टारगेट्स हो रहे हैं। अब इसका जो प्रॉब्लम है वो ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि ह्यूमन उसको कंट्रोल नहीं कर रहा। उसका जो एज एआई है वो खुद ही डिसाइड कर रहा है कि मैंने किसको जो है वो टारगेट करना है, कौन सी बिल्डिंग पे टारगेट करना है, कौन सी गाड़ी को टारगेट करना है, कौन से शिप को टारगेट करना है। अब मिस्टेकनली हो सकता है कि शिप जो है जो उसको तस्वीरें दी हुई हैं वो कोई कमर्शियल शिप को हिट कर दे, टैंक की तस्वीरें दी हुई हैं वो किसी ऐसी बस को हिट कर दे, किसी फॉर एग्जाम्पल किसी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की तस्वीर दी हुई है तो वो किसी सिंपल प्लाजे को हिट कर दे। तो इस सब चीज को अगर डॉट्स को कनेक्ट करें तो बेसिकली जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जनाब मिडिल ईस्ट के अंदर ईरान के ड्रोन जो है वो जाके सिविलियन बिल्डिंग्स को हिट कर रहे हैं, या फॉर एग्जाम्पल अगर उसने बेस की पिक्चर्स उसको फीड की हुई हैं तो हो सकता है कि वो एक कमर्शियल जो एयरपोर्ट है उसको जाके हिट कर दे। सो ये साइबर वारफेयर जो है अब अजीबोगरीब शक्ल इख्तियार करती जा रही है। अच्छा, ईरान ने एक साइड पे ये साइबर अटैक शुरू किए, साथ ही इसके ये एक्चुअली अब आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, तीनों मुल्क जो इन्वॉल्व हैं, यूएस, इसराइल और ईरान, तीनों की एक आपको साइबर की चीज बता रहा हूं कि उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस तरह से यूज कर रहे हैं। ईरान का आपको मैंने बताया, अब आते हैं हम यूएस ने क्या कर रहे हैं। यूएस ने अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल्स इस्तेमाल करना शुरू कर दिए, जो कि समुंदर में डीप इनटू द सी जाती हैं, और जो आप अक्सर सुनते होंगे कि जी अंडर सी जो केबल है इंटरनेट की वो कट गई। तो बेसिकली वो अंडर सी केबल्स आ रही हैं जो कि कनेक्ट करती हैं ओशंस टू ओशंस। तो जो ओमान और गल्फ में जो केबल्स आ रही हैं इंटरनेट की, उसके साथ उसने वो रोबोटिक अनमैन्ड जो व्हीकल्स अंडर द सी उसने भेजी हैं यूएस ने, वो बेसिकली करती क्या है, वो उस जो केबल है उसके साथ रैप कर देती हैं एक खास किस्म के मॉडेम्स, जो कि अंदर जितनी ट्रांसमिशन हो रही है सिग्नल्स की उनको स्निफ करती हैं, उनका रेप्लिका बनाती हैं और वापस अपनी बेस स्टेशन को भेज देती हैं।
उसका वो कर क्यों रहा है, बेसिकली यूएस क्यों कर रहा है कि जितनी कम्युनिकेशन हो रही है अंडरग्राउंड उसको मॉनिटर करने के लिए वो ये डेटा चोरी कर रहा है बेसिकली। अच्छा, अब एक तरीका ये है कि जी आप जो है वो केबल को सीधा यूएस काट दे, लेकिन वो डिटेक्ट हो जाता है, वो एक साइबर वॉर, वो जो है साइबर जो वॉर क्राइम भी हो जाएगा। सो बेसिकली वो जो है उसको ये भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, यूके की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की रिपोर्ट है, इंटरनेशनल केबल प्रोटेक्शन कमेटी की, जो एक कमेटी बनी हुई है जिसने ये इंटरनेशनल केबल्स को प्रोटेक्शन देनी है, वो यूके की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक उसकी रिपोर्ट दी है जिससे ये चीज रिवील हुई है कि यूएस जो है वो इस तरह। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि वो डेटा लीक तो अपने लिए कर रहा है, अपने लिए चोरी तो कर रहा है, ये समझ के या ये क्लेम करके कि जी हम सिर्फ मिलिट्री डेटा जो कम्युनिकेट हो रहा है उसको देख रहे हैं कि जनाब ईरान किसके साथ किस तरह की कम्युनिकेशन कर रहा है और उसकी क्या कम्युनिकेशन हो रही है, लेकिन उस केबल के अंदर सिर्फ मिलिट्री डेटा तो नहीं ट्रांसफर हो रहा, सिर्फ मिलिट्री डेटा ट्रांसमिट नहीं हो रहा, उसके अंदर बैंकिंग ट्रांजैक्शंस भी हो रही हैं, उसके अंदर प्राइवेट जो पर्सनल ट्रांजैक्शंस हैं वो भी हो रही हैं, पर्सनल कम्युनिकेशन भी हो रही है, बाकी कुछ बिजनेसेस की कम्युनिकेशन भी हो रही है। सो उसके पास तो सारा डेटा ही जा रहा है, और अगर उसके उस एआई रोबोट ने फर्ज करें कि ये समझ के कि जी ये मिलिट्री कम्युनिकेशन हो रही है और उसके अंदर वो कुछ चेंजेस कर देता है, लेकिन गलती से वो चेंजेस हो जाएं आपकी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के अंदर, आपके स्टॉक ट्रांजैक्शंस के अंदर, आपके फाइनेंशियल किसी भी किस्म की ट्रांजैक्शंस के अंदर, आपकी हेल्थ ट्रांजैक्शंस के अंदर, तो जस्ट कंसिडर के होगा क्या, पूरी दुनिया के स्टॉक डिस्टर्ब हो जाएंगे, पूरी दुनिया की मार्केट्स डिस्टर्ब हो जाएंगी, लोगों की हेल्थ जो है, अगर हॉस्पिटल्स का डेटा वो चेंज हो जाता है, मॉडिफाई हो जाता है, जस्ट कंसिडर कि व्हाट्स गोइंग ऑन। अब आते हैं उसकी तरफ जो इसराइल कर रहा है। इसराइल ने तो हद ही कर दी है साइबर वॉरफेयर में, इसको कहते हैं काइनेटिक साइबर। अब आपको पता है कि प्रोग्रामेबल प्रोसेसर्स होते हैं फैक्ट्रीज के अंदर, जितनी भी बड़ी फैक्ट्रीज हैं वो कोई मैनुअली उसका बटन ऑन ऑफ नहीं कर रहा होता, ऑटोमेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस पे चीजें चल रही होती हैं, जिसमें क्या होता है कि जी कितनी देर किसी मोटर ने चलना है, मोटर की मिसाल दे रहा हूं मैं आपको, कितनी देर किसी मशीन ने चलना है, उसकी हीट टेम्परेचर कितना होगा तो उसने रोटेशन कम कर देनी है ताकि वो हीट नॉर्मलाइज हो जाए, या उस सिस्टम को बंद कर देना है उसको ठंडा करने के लिए, किस स्टेज पे उसके कूलिंग फैन चल जाने हैं, किस स्टेज पे कभी कभी जो है वो वाटर स्प्रिंकल होना शुरू हो जाता है चीजों को ठंडा करने के लिए। तो ये अब इसराइल इस स्टेज पे पहुंच गया है कि वो कहता है कि मैं बम या मिसाइल क्यों मारूं किसी फैक्ट्री में, वो फैक्ट्री एमुनिशन फैक्ट्री हो सकती है, वो किसी भी मिलिट्री की फैक्ट्री हो सकती है, और इवन जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें तो जो बेसिकली सीजा साइबर सिक्योरिटी एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एजेंसी है, उसकी जॉइंट एडवाइजरी आई है कि ईरान के जो वाटर प्लांट्स हैं, वाटर सैलिनेशन प्लांट्स हैं, अब आप खुद सोचें, वाटर सैलिनेशन प्लांट्स के ऊपर काइनेटिक साइबर अटैक कर दिया इसराइल ने। और बेसिकली वो होगा क्या उससे कि उनके वो जो प्रोग्रामेबल चिप्स हैं जिसके अंदर पूरी चीजें फीड हुई हैं कि किस स्टेज पे जाके कौन सी चीज को ठंडा करना है, किस चीज को तेज करना है, किस चीज को आहिस्ता करना है, वो उसकी प्रोग्रामिंग चेंज कर रहा है हैक करके। रिजल्टेंटली हो क्या रहा है कि वो मोटर्स, वो मशीनरी, वो फैक्ट्रीज वो ब्लो अप हो रही हैं गर्म हो के, या उनमें आग जल जाती है, वो आग भड़क पड़ती है। ये बेसिकली वही काम है जो मैंने आपको कल भी आपको बताया था कि जो वो गोस्ट पोर्ट्स की शक्ल में हो रहा है कि पोर्ट्स का डेटा एक्सेस करके उसको हैक करके उसके अंदर शिप्स की आईडीज चेंज हो रही हैं। बिल्कुल उसी तरह से उसके जवाब में अब इसराइल क्या कर रहा है कि उसने काइनेटिक्स बम या मिसाइल या ड्रोन्स मारने की बजाय उसने फैक्ट्रीज और मिल्स को ऑटोमेटिकली एक्सप्लोड करना शुरू कर दिया। उसका जो प्रोग्रामेबल चिप्स हैं उनको हैक करके उसके अंदर जो चेक्स एंड बैलेंसेस हैं उनको सबको उल्टा सीधा कर दिया। आप खुद सोचें कि एक मोटर चलती जाए वो गर्म होकर आखिर या उसको आग लग जाएगी, या अगर वो कोई कंप्रेशन वाली चीज है तो फट जाएगी, एक्सप्लोड कर जाएगी। तो इससे देखें आप हो क्या रहा है, अगर वो वाटर पंप्स जो है वो एक्सप्लोड कर जाते हैं तो दिस इज एन अटैक ऑन जनरल पब्लिक, ऑन इनोसेंट पीपल। सो इसमें कोई मिलिट्री टारगेट नहीं है अगर आप वाटर सैलिनेशन प्लांट्स को एक्सप्लोड कर देते हैं। दिस इज एन अटैक ऑन एन इनोसेंट पीपल।
सो व्यूअर्स, आज भी जो है वो मेरा एक्चुअली शेड्यूल में, क्योंकि आपको पता ही है कि मेरी आज शेड्यूल्ड वीडियो नहीं होती है सैटरडे को, लेकिन ये एक ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन बन गई कि मुझे ये जो है फ़ौरन आप तक पहुंचानी पड़ी। तो एनीवे कंक्लूड करते हैं इधर, और अगेन आपसे रिक्वेस्ट कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जितने दिन ये वॉर चीज़ चल रही है, जंगी हालात हैं, तो आपको जंग की खबरें, जंग में टेक्निकल या साइबर रिलेटेड खबरें मिलती रहें। और उसके बाद जो है आपको अपने शेड्यूल पे इंशाल्लाह हम वापस आएंगे, जिसमें हम हफ्ते की 3 वीडियोस करते हैं। तो उसमें आपको टेक रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो उस पर डिस्कशन होगी। तो अगेन रिक्वेस्ट कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू। शहीद का एरा ख़त्म हो गया। वो शहीद जो ड्रोन की शक्ल में ईरान इस्तेमाल कर रहा था, जो कि प्रोपेलर से उड़ता था, जिसके पीछे एक पंखा था और वो ड्रोन जाके हिट करता था कामाकाजी के तौर पे, अब वो एरा ख़त्म हो गया, क्योंकि आज ईरान ने लॉन्च किया है हदीद ड्रोन, जो कि बेसिकली वो प्रोपेलर से नहीं उड़ता, जेट इंजन से उड़ता है। लेकिन व्यूअर्स, असल खबर ये नहीं है। असल खबर यह है कि यूएस और गल्फ ने यूक्रेन से हेल्प मांग ली है, और सिर्फ यही नहीं, सिलिकॉन सीज होने जा रहा है, क्योंकि 30,000 के ड्रोन ने मिलियंस के मिसाइल्स को ऑब्सोलीट कर दिया। यह सब कुछ क्या है आज हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक एंड शेयर करते हैं। तो चलते हैं अपने पहली इशू की तरफ, जो कि है शहीद का खात्मा और हदीद की इंट्रोडक्शन। एक्चुअली खात्मा नहीं कहना चाहिए। आप देखें कि ईरान जो है अपने जितने हथियार हैं वो टैक्टिकली यूज कर रहा है। पहले उसने लो ग्रेड मिसाइल इस्तेमाल करने शुरू किए, इसी तरह से, और आहिस्ता आहिस्ता वो अपग्रेड करता जा रहा है अपने मिसाइल्स को, यूजर्स को। और बिल्कुल उसी तरह से इससे पहले जो स्वॉर्म ड्रोन अटैक वो करता था, वो उन ड्रोन्स का नाम था शहीद। ये मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया भी था। लेकिन उनका प्रॉब्लम था कि वो प्रोपेलर से उड़ते थे, स्लो चलते थे, जिनको हिट करना, इंटरसेप्ट करना निस्बतन आसान था। लेकिन आज 9 मार्च ईरान ने अटैक किया है अपने एक नए किस्म के जेट ड्रोन से, जो कि है, जिसका नाम है हदीद, और जिसकी स्पीड व्यूअर्स 500 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंच जाती है। और उसके अटैक ने, इन हदीद ड्रोन्स के अटैक ने इसराइल और रशिया के डिफेंस मैकेनिज्म को बिल्कुल बाईपास कर दिया, और उसने बहुत कामयाबी से जो है वो इसराइल में और बाकी जगहों पे अपने निशानों को हिट किया है, क्योंकि इतने तेज ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करने के लिए कोई अभी डिफेंस सिस्टम इंस्टॉल नहीं था। इसके अलावा व्यूअर्स, यूक्रेन की हेल्प मांग ली है यूएस और गल्फ ने ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करने के लिए, जो कि बेसिकली एक वॉर के टाइम पे एक नया स्टार्टअप भी है यूक्रेन के लिए। बेसिकली ये वो ड्रोन्स हैं यूक्रेन ने जो अपनी रशिया के खिलाफ जंग में इस्तेमाल किए, रशियन ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करने के लिए। अब वही ड्रोन्स बेसिकली जो उसको आप कह लें कि डिफेंस के लिए गल्फ ने इंपोर्ट करने के लिए यूक्रेन के साथ जो है वो एक उनकी कंपनी है स्काईफॉल, उसके साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, और उनके कंपनी का कहना यह है कि हम 1 महीने में 50,000 ड्रोन्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो अब ये एक नया जंग का जो है वो टैक्टिक आ गई है कि एक मुल्क जिसने अपनी ऑनगोइंग जंग में रशिया के खिलाफ जिन ड्रोन्स को ट्राई किया, वही अब वो गल्फ में इस्तेमाल होंगे अगेंस्ट ईरानियन ड्रोन्स। लेकिन वो स्पेशलाइज करते हैं शहीद टाइप के ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करने में। लेकिन उनका टेस्ट अब आएगा जब वो हदीद को इंटरसेप्ट कर पाएंगे या नहीं, जो कि जेट प्रोपेल्ड है, मैंने अभी आपको बताया, जिसकी स्पीड तकरीबन 500 किलोमीटर तक जा सकती है। और सिर्फ यही नहीं, सिलिकॉन सीज आ गया है यूएस ने शहीद ड्रोन्स के पैटर्न के ऊपर अपनी प्रिसिजन टेक्नोलॉजी बीच में डाल के ड्रोन्स बना लिए हैं। और वो किस लिए बनाए हैं? जो मैंने आपको बताया कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स के मिसाइल्स को ऑब्सोलीट कर दिया है इस 30,000 के एआई बेस्ड ड्रोन ने। बेसिकली वो ये है कि आप सुन रहे होंगे कि 20-25 हज़ार का जो है वो ईरानी ड्रोन को मारने के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर का जो है वो इंटरसेप्टर मिसाइल जाके उसको हिट करना पड़ता है।
तो अमेरिका भी और इसराइल भी जंग के ऊपर 20,000 के ड्रोन को मारने के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स के मिसाइल मार मार के थक गया। सो अब आपने सुना होगा कि पिछले दिनों डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो अपने यूएस के टेक कंपनीज के सीईओज के साथ मीटिंग की, जिसमें उसने कोई मुख्तलिफ उनके साथ जो भी गुफ्तगू की वो इस वीडियो के स्कोप से बाहर है। लेकिन बहरहाल उसके बाद अब तकरीबन $30,000 का एक शहीद का पैटर्न के ऊपर, शहीद ड्रोन की बात कर रहा हूं, उसके पैटर्न के ऊपर एआई बेस्ड ड्रोन अमेरिका इस्तेमाल करने जा रहा है टू इंटरसेप्ट ईरानियन ड्रोन्स। और वो एआई बेस इस तरह से है कि उसने खुद ही बगैर कंट्रोल के, क्योंकि मैं आपको कल भी बता चुका हूं कि ईरान ने एआई बेस्ड जो है वो ड्रोन्स इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं जस्ट टू अवॉइड वो जो जैमिंग हो रही है। तो बिल्कुल उसी पैटर्न पे अब यूएस भी उनका जवाब देने लगा है। तो लेट्स सी हाउ डज इट गो। तो व्यूअर्स, ये जंग में जो है, जो यूएस ईरान इसराइल जंग में डेली बेसिस पे टेक्नोलॉजी की एक नई चीज आ रही है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर आने वाली जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड खबर है वो मैं आपको दे सकूं और आपको डिस्कस कर सकूं। तो थैंक यू वेरी मच। कैसा आपको लगेगा अगर मैं आपको बताऊं कि गल्फ के अंदर और इसराइल के अंदर इस टाइम सबसे बड़ा जो थ्रेट है वो मिसाइल्स नहीं है या ड्रोन्स नहीं है, बल्कि उनकी गलियों में लगे हुए, घरों पे लगे हुए आईपी कैमराज हैं, सीसीटीवी कैमराज हैं। वो किस तरह से? बिल्कुल उसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया था कि डे 1 ऑफ द वॉर पे जिस तरह से इसराइल ने ईरान के अंदर, तेहरान के अंदर लगे हुए ट्रैफिक कैमरास को हैक किया था, जिससे उनको एग्जैक्टली पिन पॉइंट लोकेशंस पता थी, पिन पॉइंट रूटीन्स पता थी, एग्जैक्ट शिफ्ट कब चेंज होनी है वो पता था, किस टाइम पे वो कंपाउंड सबसे कम जो है वो सिक्योरिटी उसमें होता था, हिसार में, वो पता था। बिल्कुल उसी तरह से आज ईरान ने इन रिटेलिएशन वही काम किया और इसराइल, यूएई, कुवैत, इन सब के जो सीसीटीवी कैमरास हैं घरों के बाहर लगे हुए प्राइवेट आईपी कैमरास, उनको हैक कर लिया। वो किस तरह से किया और उसके क्या क्या इफेक्ट्स आए हैं, ये सब मैं आपको आज डिटेल में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको रिक्वेस्ट कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक एंड शेयर करें। जी, तो शुरू करते हैं अपना वीलॉग। सबसे पहले तो ये समझें कि ईरान उन सीसीटीवी को, उन आईपी कैमरास को हैक करके या एक्सेस करके हासिल क्या कर रहा है। सबसे पहला काम जो हासिल कर रहा है वो ये है, दैट इज BDA, बैटल डिस्ट्रक्शन असेसमेंट, कि उसके जो मिसाइल, जो ड्रोन जाके हिट कर रहे हैं उससे कितना डैमेज हो रहा है और क्या वो सही जगह पे जाके हिट भी कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि आज के दौर में ऐसा नहीं है कि आपने मिसाइल फायर कर दिया और चले गए। यू हैव टू असेस, ताकि आपने जो नेक्स्ट हिट करनी है उसको उसके मुताबिक स्ट्रेटेजाइज करें। सो बेसिकली वो कर क्या रहा है कि न्यूज में ये आया है कि जो चेक पॉइंट रिसर्च है, एक चेक पॉइंट रिसर्च टीम है जिसमें तकरीबन 200 एनालिस्ट और रिसर्चर्स बैठे हुए असेस कर रहे होते हैं। उन्होंने असेस किया है कि 28 फरवरी से लेके अब तक, जब से जंग शुरू हुई है, ईरान की तरफ से आने वाले जो सिग्नल्स हैं टुवर्ड्स दिस इसराइल, यूएई, कुवैत, ओमान, बहरीन, इनमें बहुत ज्यादा स्पाइक आ गया, बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ रही है। और वो कर क्या रहा है कि बेसिकली जितने आईपी कैमराज हैं इनके अंदर एक बिल्ट इन वल्नरेबिलिटी है। दो कंपनीज के जो नॉन वल्नरेबिलिटीज हैं, एक तो दोनों मशहूर कंपनीज हैं सीसीटीवी कैमरास की, एक है हाइक्वियन और दूसरी है दाहुआ, कोई उसको डावा कहता है, कोई उसको धावा कहता है। उसके अंदर ये नॉन वल्नरेबिलिटीज हैं और ये वो वल्नरेबिलिटीज हैं जो इन दोनों कंपनीज ने अपनी अपनी वेबसाइट्स के ऊपर पब्लिश की हुई हैं। उनका मैं टेक्निकल आपको नाम भी बता देता हूं। जो हाइक्वियन के अंदर है वो है CVE 2017 7921 और जो ढावा के अंदर है दैट इज CVE 2021 33044। ये दोनों नॉन वल्नरेबिलिटीज हैं। ये कोई बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हैकिंग नहीं हो रही। और ये दोनों वल्नरेबिलिटीज करती क्या है कि हैकर सिंपली एक स्पेशलाइज किस्म का पैकेट रिक्वेस्ट भेजता है और होता क्या है कि जो यूजर नेम और होता है उसका आईपी कैमरा का, वो उसको बाईपास कर देता है और वो कैमरा ये समझता है कि जनाब ये मेरा जो है वो ऑथेंटिकेटेड यूजर नेम एक्सेस कर लिया, एडमिन ने एक्सेस कर लिया।
अब जरा यहां पे ये समझें कि अगर आपका ख्याल ये है कि आईपी कैमरास को या सीसीटीवी कैमरास को एक्सेस करके सिर्फ वो वीडियो देख रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि ये जो आईपी कैमरास हैं, ये एक छोटा कंप्यूटर होता है जिसके अंदर अपनी मेमोरी भी होती है, जिसके अंदर अपना प्रोसेसर भी होता है। तो बेसिकली जब एक तो मैंने आपको बताया कि वो इसलिए कर रहे हैं कि अपना बीडीए करने के लिए, कि बैटल में हमने कितनी डिस्ट्रक्शन की है। चलें, यहां तक भी बात नॉर्मल है कि जी वो फिल्म देख रहे हैं बैठे हुए कि जनाब मिसाइल ने या ड्रोन ने आके टारगेट को हिट किया, तो बीच में कितना नुकसान हो गया। चलें, लेकिन जो खतरनाक काम हो रहा है वो ये है कि एक कॉन्सेप्ट है हैकिंग के अंदर, जंप बॉक्स का या जंप सर्वर का। वो बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट है, समझें जरा इस चीज को, कि जब हैकर ने आईपी कैमरा को एक्सेस कर लिया एज एडमन, तो मैंने अभी आपको बताया कि उसके अंदर प्रोसेसर भी है और वो मेमोरी भी है, वो एक कंप्यूटर की तरह काम करता है। वो उसके अंदर एक बैकडोर मालवेयर भेज देता है। अब जब वो मालवेयर आ जाता है तो वो करता क्या है कि उस आईपी कैमरा को वो एज ए कंप्यूटर यूज करता है बाकी नेटवर्क के चीजें एक्सेस करने के लिए। अब जरा समझें कि अगर वो आईपी कैमरा बैंक के ऊपर लगा हुआ है और तो बैंक के नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है, तो वो जब आईपी कैमरा तक एक्सेस हो गई तो वो एक ट्रस्टेड डिवाइस बन जाती है उस नेटवर्क की। क्योंकि फायरवॉल्स जो होती हैं, जो कि बेसिकली फायरवॉल्स, जिनको नहीं पता मैं इसको आसान जुबान में समझा देता हूं, टेक्निकल लोग तो फायरवॉल के नाम से वाकिफ हैं, लेकिन फायरवॉल एक ऐसी सेफगार्ड होती है नेटवर्क्स के ऊपर कि जैसे आप गेट के बाहर एक चौकीदार खड़ा कर दें और उसको कहें कि किसी अनऑथराइज्ड बंदे को अंदर नहीं आने देना। लेकिन अब आप समझें कि वो हैकर आपके नेटवर्क के अंदर, वो घर के अंदर घुस चुका है किसी बैकडोर से, तो अब आपका वो फायरवॉल क्या काम करेगा, या वो बाहर खड़ा हुआ गार्ड क्या काम करेगा? वो तो यही समझेगा कि जो बंदा घर के अंदर है वो घर का ही बंदा है। तो फायरवॉल भी ये समझता है कि जब आईपी कैमरा के ऊपर से कोई चीज रिक्वेस्ट आ रही है तो वो ट्रस्टेड रिक्वेस्ट है, वो उसको अलार्म ही नहीं करता, वो उसके ऊपर कोई सिग्नल वार्निंग जनरेट ही नहीं करता। तो वो हैकर जो है वो उस कैमरा के ऊपर बैठ के, उस कैमरा के प्रोसेसर के ऊपर मालवेयर इंस्टॉल करके पूरे नेटवर्क की इंफॉर्मेशन ले लेता है। अब वो नेटवर्क की इंफॉर्मेशन लेके करता क्या है, इसमें आपको याद होगा कि जून में इसराइल के जब इसराइल ईरान का जून 2025 में एक कॉन्फ्लिक्ट चला था, तो उसमें जो ईरान ने मिसाइल हिट किए थे इजराइल की साइंस लेबोरेटरीज के ऊपर, जिसमें उनको अच्छा खासा नुकसान हुआ था। तो रिसर्च ये बताती है, उसमें जो बाद में फोरेंसिक हुआ और रिपोर्ट्स आई, कि उससे पहले भी ईरान ने उस बिल्डिंग के या उस लेबोरेटरी के बिल्कुल सामने वाले जो सीसीटीवीज थे गली में लगे हुए, वो हैक किए हुए थे। और ईरानी हैकर्स बैठे वो देख रहे थे कि वो मिसाइल ने हिट किया है तो क्या हुआ है। अब उसके बाद क्या हुआ, बात यहां पे खत्म नहीं हुई कि उन्होंने सिर्फ देख लिया कि जी डिस्ट्रक्शन हुई है या नहीं हुई। यही काम जो मैंने अभी आपको बताया कि उन्होंने उस सीसीटीवी को, उस आईपी कैमरास को एज ए जंप बॉक्स यूज किया। और आप जो रिपोर्ट्स आ रही हैं यूएस के एयरपोर्ट्स, यूएस के डिफेंस मैकेनिज्म, इसराइल का डिफेंस मैकेनिज्म, वो तब से वो उनके कंट्रोल में था। वहां पे उन्होंने अपना मालवेयर ट्रोजन हॉर्स भेजा हुआ था। ट्रोजन हॉर्स का कॉन्सेप्ट आपको पता ही है, नहीं तो आप ये समझिए कि सिंपली एक साइलेंट सी चीज भेज देते हैं जो कि बज़ाहिर वो वायरस नहीं होती, इसीलिए उसको एंटीवायरस वगैरह जो है या एंटी मालवेयर या जो है वो इंट्रूजन डिटेक्शन वाले वो नहीं आइडेंटिफाई कर सकते कि ये कोई जो है वो मालवेयर आ रहा है। वो खामोशी से जाके बैठा रहता है और जब जरूरत पड़ती है उनको, तो वो उसको एक्टिवेट कर देते हैं और अपना रिक्वायर्ड पर्पस हासिल कर लेते हैं। और यही हो रहा है अब। इसमें मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता दूं जो कि बेसिकली कल जो वेडनेसडे को मेरी फोरेंसिक के ऊपर शेड्यूल्ड वीडियो होती है, उसमें मैं इसका डिटेल्ड फोरेंसिक बताऊंगा कि डिनडोर एक मालवेयर है जो रिसेंटली अभी सरफेस हुआ है, डिनडोर उसका नाम है। इसको मैं कल पूरे आपको इसका फोरेंसिक चार्ट बताऊंगा कि बेसिकली अब इसराइल के जो
डिफेंस सिस्टम है या यूएस के एयरपोर्ट्स के जो सिस्टम्स हैं उनको ईरानियंस किस तरह से मैनिपुलेट कर रहे हैं। ये थी आज की एक इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपको देनी जरूरी थी। तो कल जो है इसका मैं पूरा फोरेंसिक एनालिसिस बताऊंगा आपको कि हाउ आर दे डूइंग इट। सो प्लीज स्टे ट्यून और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जो है आपको फौरन नोटिफिकेशन आ जाया करे कि जो भी नई वीडियो आनी है। थैंक यू। हर बंदा बात कर रहा है कि क्या इसराइल का आयरन डोम फेल हो गया इन स्ट्राइक्स में। एक्सपर्ट्स का ओपिनियन यह है कि आयरन डोम फेल नहीं हुआ बल्कि ओवरलोड हो गया। क्या वो उस वायरस की वजह से हुआ जिसका मैंने कल जिक्र किया, जैसे कि वाइजमैन इंस्टीट्यूट के अटैक के अंदर चंद लम्हे पहले उसके सामने वाले कैमरास हैक करके प्रिसाइज अटैक किया था ईरान ने। ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे आज के वीलॉग में। मैंने जैसे कल आपको बताया था कि आज मैं इसका फोरेंसिक बताऊंगा, पूरा एनालिसिस करेंगे, हैशेस बताएंगे, आईपी एड्रेसेस डिस्कस करेंगे, तरीका वारदात बताएंगे। लेकिन उस सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक एंड शेयर करें। तो चलते हैं जी। सबसे पहले जो मैंने आपको कल बताया था कि ईरान ने यूएस के एयरपोर्ट्स, उनके हॉस्पिटल्स, उनके बैंक्स और इसराइल के डिफेंस मैकेनिज्म, इन सब को हैक कर दिया और उसके अंदर लैग पैदा कर दी, उसके अंदर डिलेज पैदा कर दी, जिसकी वजह से ईरानियन मिसाइल्स बाईपास करके हिट करना शुरू हो गए। ये सब हुआ कैसे? अब जरा रिकॉल करें कल वाले मेरी वीलॉग को, जिसमें मैंने आपको बताया था कि वाइजमैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो था इजराइल का, उसको जून 2025 के कॉन्फ्लिक्ट में ईरान ने हिट किया था आयरन डोम को बाईपास करके। वो कैसे हुआ था आपको मैंने कल भी बताया। आईपी कैमरास हैक करके, प्रिसाइज अटैक करके, किस टाइम पे होना है, क्या होना है, ये सब कुछ। लेकिन उसके बाद अब क्योंकि पिछले कुछ महीनों से ईरान, इसराइल और यूएस का कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेशन बहुत हाई लेवल पे थी, तो बेसिकली ईरान ने एक बैकडोर मालवेयर इंजेक्ट कर दिया यूएस के एयरपोर्ट्स, उनके हॉस्पिटल्स, इसराइल के डिफेंस मैकेनिज्म, उनके बैंक्स और उन सब चीज़ों में। वो कैसे किया? डायरेक्ट उनको अटैक नहीं किया, डायरेक्ट उनको एक्सेस नहीं किया, बल्कि मिडल ईस्ट की कुछ कंपनीज के जरिए इसराइल की जो सॉफ्टवेयर कंपनीज थी, वो वाली सॉफ्टवेयर कंपनीज जिनका सॉफ्टवेयर यूएस के एयरपोर्ट्स में, बैंक्स में और इसराइल के बैंक्स वगैरह में सप्लाई होता था, उनका क्लाइंट बन के, एक ट्रस्टवर्दी क्लाइंट बन के मिडल ईस्ट का उन सॉफ्टवेयर कंपनीज को ईमेल की। इसको कहते हैं स्पेयर फिशिंग। ये टेक्निक है हैकिंग की, जिसमें ईमेल आती है, आपको एक लेजिटिमेट बंदे, आपके नॉन कॉन्टैक्ट से आपको ईमेल आएगी, उसके अंदर एक अटैचमेंट होगी। वो अटैचमेंट इन्होंने भेजी ईरानियंस ने, और इसका मैं आपको आज की वीडियो में प्रूफ दूंगा कि इसको ये ईरान की मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के साथ कनेक्टेड ग्रुप ने किस तरह से किया। इसके प्रूफ्स अवेलेबल हैं अब तो। वो सब फोरेंसिक एनालिसिस मैं आपके सामने रखूंगा। स्पेयर फिशिंग के जरिए ट्रस्टेड ईमेल्स रिसीव हुई उस सॉफ्टवेयर कंपनीज को। उसमें एक अटैचमेंट थी वर्ड की फाइल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, एक नॉर्मल फाइल जैसे क्लाइंट्स भेजते हैं। जब वो फाइल उन्होंने डाउनलोड करके ओपन की उस सॉफ्टवेयर कंपनी ने, क्योंकि उसका ट्रस्टेड क्लाइंट से ईमेल आ रही थी तो कोई मसला नहीं था, उसके अंदर कुछ ब्लर्ड इमेज थे। वो ब्लर्ड इमेज के साथ ही था कि जनाब अगर आपने इस इमेज को ओपन करना है तो अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक चीज होती है मैक्रोज एक्टिवेट कर दें। मैक्रोज बेसिकली एक, जो टेक्निकल लोग वीडियो देख रहे हैं उनको तो मैक्रोज का अच्छी तरह पता है, लेकिन जो नॉन टेक व्यूअर्स हैं उनके लिए मैक्रो एक ऐसी वर्ड की वो कैपेबिलिटी है जिसके जरिए आप कुछ स्क्रिप्ट्स रन कर सकते हैं। सो द मोमेंट उस सॉफ्टवेयर कंपनी ने वो अपना मैक्रो ऑन किया वर्ड के अंदर, तो एक बैकडोर मालवेयर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया उनके कंप्यूटर में, जो कि बिल्कुल कोई वो एक्सी फाइल नहीं थी, कोई वो वायरस टाइप फाइल नहीं थी, वो जावा रन टाइम स्क्रिप्ट था। वो जावा रन टाइम स्क्रिप्ट को ना उस सॉफ्टवेयर कंपनी का एंटीवायरस डिटेक्ट कर सका, ना उस नेटवर्क का फायरवॉल डिटेक्ट कर सका, क्योंकि वो वायरस की शक्ल में आया ही नहीं था। इट वॉज सिंपल जावा रन टाइम फाइल।
जो कि मैक्रो एक्टिवेट होने से उनके कंप्यूटर में चला गया और आराम से बैठा, उसने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। और जब उस सॉफ्टवेयर कंपनी ने यूएस के एयरपोर्ट्स को, यूएस के बैंक्स को, इस्राइल के डिफेंस को, इनको अपनी सॉफ्टवेयर की अपडेट्स भेजी, तो वहां से गेम शुरू हुई। वो जो मालवेयर था, अभी उसका नाम भी बताता हूं, परेशान ना हो, वो मालवेयर उन सॉफ्टवेयर्स की अपडेट्स के साथ उन यूएस और इजराइल की इंस्टॉलेशंस के अंदर चला गया और उनके सिस्टम में उसने इन्फेक्ट कर दिया। सो अब वो ईरानी वायरस जो कि मिडल ईस्ट के क्लाइंट से सॉफ्टवेयर कंपनी तक पहुंचा, उस सॉफ्टवेयर कंपनी से वो सॉफ्टवेयर अपडेट्स के जरिए यूएस और इजरायली इंस्टॉलेशंस में पहुंच गया। अभी भी कुछ नहीं हुआ, अभी भी ईरानियों ने कुछ नहीं किया, खामोशी से बैठे रहे। सो अब जनाब, जब वो वहां पे पहुंच गया, उस फाइल का नाम था dino.exe, जिसके फिंगरप्रिंट्स या फुटप्रिंट्स आप कह लें कि ये कैसे पता चला। अच्छा चलें, कैसे पता चला बाद में इसकी फोरेंसिक बात करते हैं, उसका इफेक्ट क्या हुआ। वो dino.exe की फाइल जब उन सॉफ्टवेयर में पहुंच गई तो बेसिकली उसने उन इंस्टॉलेशंस का जो कि मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक एसेट्स थे यूएस और इस्राइल के, उसका डेटा चोरी करना शुरू कर दिया। वहां भी क्योंकि वो जावा रन टाइम की सूरत में पहुंचा, एज ए वायरस नहीं पहुंचा, वो सिक्योरिटी अपडेट के जरिए पहुंचा, तो वो लेजिटिमेट फाइल थी। dino.exe एक लेजिटिमेट फाइल जो कि विंडोज की डायरेक्टरी, रूट डायरेक्टरी में पड़ी हुई है। सो वहां से वो डेटा चोरी करके, उनका जो डेटा क्या था, बैंक्स का डेटा, एयरपोर्ट्स का डेटा और उनके कम्युनिकेशन डेटा चोरी करके उसने क्लाउड पे अपलोड करना शुरू कर दिया। अब क्योंकि वो क्लाउड पे अपलोड हो रहा है और अंदर से अपलोड हो रहा है, तो जो फायरवॉल और एंटीवायरसेस थे उनको तो पता ही नहीं चला कि ये कोई वायरस काम कर रहा है। भी एक लेजिटिमेट फाइल एक ट्रस्टेड नेटवर्क से, अंदर वाले नेटवर्क से क्लाउड पे अपलोड कर रही है डेटा, तो वो एक नॉर्मल सीन था कि जनाब बैकअप हो रहा है डेटा। लेकिन वो जो क्लाउड, जिस क्लाउड पे वो अपलोड हो रहा था, वो था उन हैकर्स का, वो उनके अकाउंट्स थे। सो वो सारे के सारा डेटा उनके पास। अब उनको इन सब चीजों को असेस करने में, एनालाइज करने में और उनको डिस्टर्ब करने में कोई मसला नहीं था। अब ये इसके साथ एक एमिशन, आपने अगर जो टेक्निकल लोग हैं उन्होंने ये सुना होगा, एमिशन एक फुटप्रिंट है एक ऑलरेडी नोन वायरस का, जिसका ये प्रूव हो चुका हुआ है कि वो ईरानियन हैकर्स हैं मडी वाटर, जो कि जिनका डायरेक्ट लिंक है ईरानियन, समझा जाता है अलेजेडली डायरेक्ट लिंक है ईरान की मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड साइंस के साथ। जो dino.exe जो मैंने अभी आपको वायरस बताया, जिसको डिंडोर के नाम से पहचाना जाता है, नया सरफेस हुआ, मैंने कल भी आपको बताया था। dino.exe के जो फुटप्रिंट्स निकले हैं, ये उसका हैश भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, और उसका जिस सर्वर पे वो अपलोड हो रहा था, या जो सर्वर बैकएंड पे उसको कंट्रोल कर रहा था, इसको आप उसका कमांड सेंटर कर लें, उसका आईपी भी आप जो है ये स्क्रीन पे देख रहे हैं, और ये वेरीफाइड है कि ये उसी मडी वाटर हैकर ग्रुप जो कि ईरानियन है उसके साथ लिंक्ड है। अब उन्होंने किया क्या, यहां से उन्होंने ये लिया और एक जस्ट डायल, जैसे येलो पेजेस होते हैं ना बिजनेसेस के एड्रेसेस, उनके फोन नंबर, उनके नाम, ये वो सब, इसी तरह से डिजिटल येलो पेज है जस्ट डायल। वहां से उन हैकर्स ने तमाम इजरायली और यूएस के इंपॉर्टेंट जगहों को मैप किया और सैटेलाइट इमेजेस के जरिए उनको मैप्स के ऊपर लोकेट किया। अब मैप्स पे लोकेट करने से उनको यह पता चल गया कि कहां पे कोई इंपॉर्टेंट बंदा रह रहा है, कहां पे कोई इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशन है, कहां पे जो है वो इंपॉर्टेंट जो है वो सर्वर्स पड़े हुए हैं इनके, और उन सब जगहों को उन्होंने मैप के ऊपर जब लोकेट किया, आइडेंटिफाई किया, तो बेसिकली ये सिर्फ मैप के ऊपर उन्होंने लोकेट नहीं किया, उन्होंने उसको अपनी टारगेट लिस्ट बनाया कि हमने इसको टारगेट, इन पॉइंट्स को, इन लोकेशंस को हमने टारगेट करना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये डिंडोर वायरस ने इस्राइल के आयरन डोम को फेल कर दिया?
तो द शॉर्ट आंसर इज फेल नहीं किया, नकारा कर दिया। अब आप कहेंगे नकारा और फेल का मतलब, बेसिकली टेक्निकल वर्ड में अगर मैं आपको जुबान में सिंपल सी बताऊं तो इस वायरस ने, डिनडोर ने आयरन डोम के ऊपर डीडॉस अटैक किया, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक किया। लेकिन खैर ये टेक्निकल चीज़ें अलग हैं, वो टेक्निकल लोग समझ गए हैं इसी एक वर्ड से। लेकिन बेसिकली ये किया कि देखें आयरन डोम का काम क्या है कि आते हुए मिसाइल को उसने डिटेक्ट करना है, उसने लोकेट करना है और नीचे से एक मिसाइल फायर करना है जिसको हवा में उसने बस्ट कर देना है ताकि वो ज़मीन पे उसका इम्पैक्ट ना आए। तो इसने क्या किया, क्योंकि ये इतने अरसे से उनकी पूरी ट्रैफिक को, उनके पूरे सिस्टम को मॉनिटर कर रहा था, इसने उस एक खास टाइम के ऊपर, और साथ ही ज़हन में रखें आईपी कैमरास भी हैक हुए। अब उन आईपी कैमरास के जरिए और इस डिनडोर वायरस के जरिए ईरानियंस को एग्जैक्टली पता था कि इस आयरन डोम का जो है वो बैटरीज जो है वो रीलोड कब होनी है, ये कब इसका लैक टाइम आना है, कब इसने कम वीक होना है। और ये सारी जिस तरह से इजराइल ने किया कि इजराइल को एग्जैक्टली पता था कि ईरान के सुप्रीम कमांडर के बॉडीगार्ड कौन है, किस टाइम उनकी शिफ्ट चेंज होती हैं, किस टाइम उनकी सिक्योरिटी कम होती है, और ये सारी चीज़ें बिल्कुल उसी तरह से अब साइबर अटैक के जरिए ईरान को यह पता था कि इनका ये जो एंटी मिसाइल सिस्टम है मशहूर ज़माना, ये वीक कब है और इसको किस तरह से हम ओवरलोड मजीद इसको स्लो कर सकते हैं। तो उन्होंने यही किया कि उसकी जो कम्युनिकेशन है, उस सिस्टम की इंटरनल कम्युनिकेशन, उसको ओवरलोड कर दिया। और मिसाइल की दुनिया में ये कहते हैं कि 3 सेकंड होते हैं, 3 सेकंड के फर्क से या आप हिट करते हो या आप मिस करते हो। तो उन्होंने उसी इंटरनल कम्युनिकेशन को स्लो डाउन कर दिया, और स्लो डाउन ऐसे कर दिया कि जैसे सिंपली सड़क के ऊपर ट्रैफिक चौक हो जाती है, तो यू आर हेल्पलेस। आपने जहां पे 5 मिनट में पहुंचना है, हो सकता है आप 20 मिनट में वहां पे पहुंचो कि ट्रैफिक चौक है, या एक जो है पुलिस की चेक पोस्ट ही है, अगर वो चेक पोस्ट पे रश लगा हुआ है तो आपको उधर ही 5 मिनट जाया हो जाएंगे। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड विद इजरायली आयरन डोम, और ये सब कुछ हुआ इसी डिनडोर के जरिए। लेकिन व्यूअर्स, ये तो चलें जो हो गया, मैंने अभी आप इस डिस्क्रिप्शन में इसकी पूरी जो है फोरेंसिक की फुटप्रिंट्स भी देख लें, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये साइबर अटैक्स इसी तरह से चलते रहेंगे, और अब जब इसको एनालाइज किया जाएगा तो ह्यूमनली तो इसमें महीनों लग जाएंगे इसको असेस करते हुए, कहां से क्या हुआ, कैसे हुआ। अपने फ्राइडे को जो मैं एआई से रिलेटेड वीडियो करता होता हूं, उसमें एआई अपडेट में मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज द सॉल्यूशन इन एआई कि इस सब अटैक को मिली सेकेंड्स के अंदर डिटेक्ट करके न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। सो स्टे ट्यून और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो, और पर्टिकुलरली जो फ्राइडे को मैंने इस एंटी वायरस एआई एजेंटिक के साथ आपको अपडेट देनी है, वो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू। आज जो है साइबर की दुनिया में आग लगी हुई है। कल मैंने आपको अपने शॉर्ट में बताया था कि एक स्ट्राइकर वाइप अटैक हुआ है यूएस की मेडिकल कंपनी पे, जिसने 2 लाख कंप्यूटर का डेटा एक ही टाइम पे उड़ा दिया और 79 कंट्रीज जिससे इफेक्ट हुए। लेकिन इस वाइपर अटैक के पीछे जो गोस्ट था वो था डिनडोर अटैक, जो मैंने आपको अपनी पिछले हफ्ते की एक डिटेल्ड वीडियो में बताया था, जिसके जरिए ईरान ने यूएस के एयरपोर्ट्स और इजराइल के डिफेंस मैकेनिज्म को हैक किया था। वो बैकडोर, वो उस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बताया था, और उसी डिनडोर का लिंक अब तो चेक पॉइंट ने भी और सिमेंटिक ने भी इसको लिंक कर दिया है कि देयर मे बी अ लिंक बिटवीन दीज टू, कि डिनडोर के जरिए ही स्ट्राइकर वाइप अटैक हुआ हो। लेकिन मैंने आपको अपने शॉर्ट में बताया था कि ये आजकल के जो साइबर अटैक्स हैं, इनको रोकना ह्यूमनली बहुत मुश्किल है। इसके लिए चाहिए एजेंटिक एआई। और वो क्यों एजेंटिक एआई चाहिए और एजेंटिक एआई होता क्या है, वो काम किस तरह से करता है, वो आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो व्यूअर्स, ये स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे एजेंटिक एआई बेसिकली अगर हम इसी की बात करें, जो कि ईरानियन हंडाला ग्रुप ने
क्लेम कर लिया है कि ये जो स्ट्राइकर अटैक है, वाइप अटैक, ये हंडाला जो ईरानियन स्पॉन्सर्ड एक ग्रुप हैकर्स का समझा जाता है, उन्होंने अपनी वेबसाइट पे क्लेम किया है कि ये उन्होंने जो ईरान में यूएस ने स्कूल का अटैक किया था, ये उसका बदला लिया उन्होंने। सही लिया गलत लिया ये एक अलग पॉलिटिकल डिबेट है, वो जिसका मेरा कोई काम नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि हंडाला को एजेंटिक एआई से किस तरह से रोका जा सकता था। ये देखें स्क्रीन के ऊपर कि बेसिकली जो आप टेबल देख रहे हैं कि हंडाला ने डीनो रन टाइम जो फाइल, एक लेजिटिमेट विंडोज की फाइल होती है, उसकी डिटेल मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी कि वो किस तरह से आई, कैसे आई, कहां से आई, किस तरह उन्होंने टारगेट किया। और एंटीवायरस उसको डिटेक्ट नहीं कर सकता था क्योंकि वो समझें विंडोज की एक लेजिटिमेट फाइल है जो कि काम ही इस तरह से करती है कि उसने ब्राउजर के बाहर कोई भी स्क्रिप्ट रन करना है तो उसके लिए वो एक यूटिलिटी है। वो जब आई उसके और किसी एंटीवायरस ने उसको डिटेक्ट नहीं किया। लेकिन हैड देयर बीन एन एजेंटिक एआई जो कि खुद एक एजेंसी होती है, वो उसको बड़े आराम से उसके बिहेवियर को डिटेक्ट कर सकती थी। कैसे? मैंने आपको पिछली दफा बताया था कि जेपैक फाइल, इमेज फाइल आई जिसके साथ स्टेगनोग्राफी के जरिए उन्होंने डीनो एक्जी को इन्फिल्ट्रेट कर दिया मिलिशियस कोड के साथ, और वो एज ए फाइल तो सेव ही नहीं हुई, इसीलिए एंटीवायरस उसको डिटेक्ट नहीं कर सकता था। एट द फर्स्ट इंस्टेंस हैड देयर बीन एजेंटिक एआई तो उसको उधर ही पता चल जाता कि ये जेपैक फाइल, इमेज फाइल जो रिक्वेस्ट कर रही है नेटवर्क पोर्ट ओपन करने का, दिस इज नॉट अ नॉर्मल बिहेवियर ऑफ एन इमेज फाइल, वो वहीं पे उसको रोक देती। ह्यूमनली ये पॉसिबल नहीं है। ह्यूमन उतनी तेजी से उसको रिएक्ट और जो है वो उसको डिटेक्ट भी नहीं कर सकता। जो एजेंटिक एआई बैकएंड पे चल रहा है, वो एजेंटिक एआई को आप चैट जीपीटी ना समझें कि जिससे आपने कुछ पूछ लिया उसने आपको जवाब दे दिया। एजेंटिक एआई एक एजेंसी के तौर पे काम कर रहा होता है जो खुद परफॉर्म करता है, खुद कमांड्स देता है, खुद चीजों को खोलता है, बंद करता है, रोकता है, इजाजत देता है। वो ऐसे ही है कि जैसे आपने एक पूरा उधर सेफगार्ड कर दिया उसको, जिसने खुद डिसीजन लेना है, खुद आइडेंटिफाई करना है चीजों को। अच्छा, चलते हैं इस टेबल पे वापस आए जरा। तो अब अगर एजेंटिक एआई होता तो उसके बिहेवियर से उसको पता चल जाना था कि दिस इज अ मैलिशियस कोड। रिस्पॉन्स, अटैकर्स ने क्या किया, हंडाला ग्रुप ने डिंडोर के जरिए रिमोटली वाइप कमांड दे दी 2 लाख कंप्यूटर्स में साइमल्टेनियसली। अब 2 लाख कंप्यूटर्स में साइमल्टेनियस, जो आप समझें कि अगर एक ह्यूमन सिक्योरिटी एक्सपर्ट उधर बैठा है, सबसे पहले तो अगर किसी एंटीवायरस ने डिटेक्ट किया तो उसने उसका अलर्ट जनरेट करना है, वो बंदे के पास आना है, बंदा उस अलर्ट के बाद जाके देखेगा कि हुआ क्या है, वो उसको डिटेक्ट करेगा, उसको रूट करेगा, उसको मुख्तलिफ उसके जो है वो चीजें आइडेंटिफाई करेगा, विच विल टेक प्रोबेबली आवर्स। जबकि ये 2 लाख कंप्यूटर्स का जो डेटा है वो मिनटों में वाइप हुआ है। अगेन, हैड देयर बीन एन एजेंटिक एआई, उसने ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट करके पहले ही जब उसने जो है वो डिटेक्ट करना था कि इतने सारे कंप्यूटर से साइमल्टेनियसली वाइप की कमांड कही है, उसने वहीं पे उसको रिवोक कर देना था, उस कमांड को रिवोक कर देना था। उसमें ना उसको किसी ह्यूमन अथॉरिटी की जरूरत है क्योंकि वो खुद ऑथराइज्ड है ये सारे काम करने के। अब इसको थोड़ा सा और समझने के लिए आप ये समझें कि जो डिंडोर, मैंने आपको पिछली वीडियो में उसमें डिटेल में बताया था कि दिस इज अ फाइललेस मालवेयर, जिसकी कोई फाइल नहीं बननी कंप्यूटर पे, हार्डवेयर पे इसका कोई वो नहीं है फुटप्रिंट। ये रैम के अंदर काम करना है। रन टाइम जो आपके प्रोसेसेस चल रहे हैं, इसने उन्हीं के अंदर काम करना है क्योंकि डीनो.exe जो है वो लेजिटिमेट फाइल है। ये हो गया गोस्ट, जिसके जरिए उन्होंने आइडेंटिटी थेफ्ट किया। सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको लास्ट उसमें बताई थी कि उन्होंने क्लाउड के ऊपर डेटा बैकअप किया। उधर भी अगर जो है वो एजेंटिक एआई होता तो एजेंटिक एआई वहीं पे रोक देता कि ये रात के 3 बजे तो बैकअप शेड्यूल ही नहीं है, ये रात के 3 बजे बैकअप क्यों हो रहा है, उसने उधर ही रोक देना था। लेकिन वो सारी आइडेंटिटी थेफ्ट किया और आखिर पे जो कल हुआ है स्ट्राइकर वाइप अटैक,
दैट वाज अ टाइगर अटैक। तो बेसिकली उन्होंने 2 लाख कंप्यूटर्स का जो डेटा उड़ाया, दैट वाज अ मास्टर स्ट्रोक ऑफ हंडाला ग्रुप। और उन्होंने उसमें कोई हैकिंग नहीं की। उन्होंने उस टाइम पे वाइप कमांड देने के लिए कोई जो है वो स्ट्राइकर कंपनी का हैक नहीं किया उस टाइम, बल्कि स्ट्राइकर कंपनी के अपने लेजिटिमेट जो मेंटेनेंस और जो उनकी मैनेजमेंट कंसोल था, उससे उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट का एक बिल्ट इन फीचर यूज किया जिसको इनट्यून कहते हैं। वो इनट्यून बेसिकली उनका अपना एक लेजिटिमेट माइक्रोसॉफ्ट की यूटिलिटी है, जो इस सूरत में काम वो इसलिए बेसिकली बनाई हुई है कि अगर आपका कोई कंप्यूटर चोरी हो गया, आपका लैपटॉप चोरी हो गया, तो रिमोटली आप उसको सारा डेटा डिस्ट्रॉय कर सके। और वाइप करना और डिलीट करने में फर्क समझें। डिलीटेड डेटा जो है वो रिकवर हो जाता है, वाइप हुआ हुआ डेटा रिकवर नहीं होता। ये खैर फोरेंसिक की बात है, वो जिस दिन फोरेंसिक वाला वेडनेसडे को फोरेंसिक की जब वीडियो करूंगा उसमें मजीद इसको समझाऊंगा। अब एक और चीज समझें यहां पे कि एजेंटिक एआई बेसिकली 3 उसके बेसिक पर्पसेस होते हैं एज एन एजेंसी। उसने परसीव करना है। अब इस सूरत में क्या होता कि उसने देखा कि 2 लाख अगर एजेंटिक एआई वहां पे काम कर रहा होता तो वो देखता कि जी 2 लाख कंप्यूटर्स पे साइमल्टेनियसली फैक्ट्री रीसेट कमांड रन हुई है, या आप ये कह लें कि 100 कंप्यूटर पे 0.1 सेकेंड में जो है वो फैक्ट्री रीसेट की कमांड आई है। वो इसको परसीव करता कि ये क्या है। अब वो उसको वही रोक देता। क्यों? क्योंकि उसके पीछे रीजनिंग है। एजेंटिक एआई पूरा रीजनिंग पे बेस कर रहा होता है। वो कहता कि नहीं, ये कमांड ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 0.1 सेकेंड में इंसान 100 क्लिक्स नहीं कर सकता। सो वो उसको वहीं पे उसको पता चल जाता है कि दिस इज नॉट अ ह्यूमन कमांड, दिस इज सम इंट्रूजन। और वो उसको ऑटोनोमसली उसको उस पर एक्शन लेता बगैर किसी ह्यूमन इंटरेक्शन से, और वो उधर का उधर उसको रोक देता। तो रिजल्ट क्या होता? ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 कंप्यूटर को रीसेट होते, क्योंकि एजेंटिक एआई ने 0.4 सेकेंड के अंदर उसको वहीं पे रोक देना था। और रिजल्टेंटली शायद 1 या 2 कंप्यूटर्स आपके वाइप होते, बाकी 1,99,000 कंप्यूटर्स तो बच जाते, डेटा तो बच जाता वाइप होने से। सो व्यूअर्स, दिस एजेंटिक एआई इज द ओनली सॉल्यूशन इन द मॉडर्न साइबर वॉरफेयर। तो मैं इसी वीडियो की का पार्ट 2 कोशिश करूंगा कि आज ही उसको एडिट करके रिलीज करूं। उसमें जो है मैं इन डिटेल आपको बताऊंगा कि एजेंटिक एआई का मॉडल क्या है, उसमें पाइथन किस तरह से इस्तेमाल होता है और किस तरह से उसकी रीजनिंग और एलएलएम्स उसके पीछे काम करते हैं, और चैट जीपीटी और जेमिनी के कौन कौन से मॉडल्स उसके लिए यूज कर सकते हैं। वो पार्ट थोड़ा सा ज्यादा टेक्निकल होगा, तो जो लोग थोड़ा सा टेक्निकली उसको देखना चाहते हैं तो प्लीज जो है उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उसमें मैं डिटेल में इसको बताऊंगा एजेंटिक एआई का टेक्निकल एस्पेक्ट थोड़ा सा। तो बहरहाल आपसे रिक्वेस्ट कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक एंड शेयर करें, ताकि जो है टेक रिलेटेड जितनी न्यूज़ हैं वो आपको आती रहें। और व्यूअर्स, एक अगेन एंड पे मैं थोड़ा सा डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि मैं अपने जब से ये ईरान वॉर शुरू हुई है, तो डेली साइबर की दुनिया में कुछ ना कुछ नया हो रहा है, जिस पे मुझे अपने शेड्यूल से हट के जो है वो चीज जो है वो कुछ वीडियोस रिकॉर्ड करवानी पड़ रही हैं। तो बहरहाल इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि मंडे का जो मेरा टेक रिलेटेड वीडियो होती है, तो उसमें मैं कुछ मॉडर्न गैजेट्स और ये इन चीज़ों से रिलेटेड कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं, लेकिन सब्जेक्ट टू के उस दिन तक ये वॉर जोन में कुछ नई चीज़ ना हो। तो चले मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। और अगेन ख़त्म करने से पहले रिक्वेस्ट कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अपने एंटीवायरस सिस्टम को भूल जाएं, उसके ऊपर रिलाई करना छोड़ दें, क्योंकि बिल्कुल अंधा हो चुका है आज के दौर में। आपने कल की मेरी वीडियो में देखा होगा कि जो स्ट्राइकर अटैक हुआ है, वाइप अटैक, उसने सेकंड्स के अंदर 2 लाख कंप्यूटर 79 कंट्रीज के अंदर पूरे वाइप कर दिए। उसकी वजह सिर्फ एक है कि ह्यूमंस जिस तरह से रिस्पॉन्ड करता है उसमें मिनट्स लग जाते हैं, लेकिन जो वाइपर अटैक हंडाला ने किया, उसने मिली सेकेंड्स के अंदर 2 लाख कंप्यूटर्स को वाइप आउट किया। उसकी वजह और उसकी रीजन ये मैंने आपको कल की अपनी वीडियो में बताई थी, लेकिन आज मैं उसका एजेंटिक मॉडल का पाइथन आपको समझाने जा रहा हूं, जो मैंने आपको कल बताया था अपने पार्ट 1 के अंदर
कि आज की वीडियो थोड़ी टेक्निकल होने जा रही है, सो स्टे ट्यून्ड। आज मैं उसको कोशिश करूंगा आसान जुबान में आपको समझा सकूं स्टेप बाय स्टेप किस तरह से एजेंटिक एआई काम करता है। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट कि प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं सबसे पहले अपने कोर इश्यू की तरफ, जो कि बेसिकली ईडीआर और एसईआईएम है। सो बेसिकली ईडीआर जो है दैट इज वन टाइप ऑफ प्रोटेक्शन एंड एसईआईएम इज अनदर टाइप ऑफ प्रोटेक्शन। जो ईडीएम है दैट इज एंड पॉइंट प्रोटेक्शन एंड डिटेक्शन सिस्टम, जो कि काम करता है आपके स्टैंड अलोन लैपटॉप्स के लिए। स्टैंड अलोन मींस एंड पॉइंट लैपटॉप्स और वर्कस्टेशंस के लिए। और एसईआईएम जो है वो काम करता है आपके नेटवर्क में एक सेंट्रल ब्रेन की तरह साइबर सिक्योरिटी के लिए। अब वो सब चीजें हो गई हैं ऑब्सोलीट। उसकी वजह समझें कि जिस तरह से कल मैंने आपको बताया स्ट्राइकर अटैक जो हुआ, स्ट्राइकर कंपनी के ऊपर जो अटैक हुआ, ये स्ट्राइकर कंपनी मैंने इसलिए रिपीट किया कि कल एक जो है ना वो व्यूअर ने कमेंट किया कि जी आपने सब कुछ बता दिया, सब कुछ अच्छा एक्सप्लेन किया, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि अटैक हुआ किस पे। तो मैं क्योंकि स्ट्राइकर के ऊपर वाइप अटैक कह रहा था तो बेसिकली उनको शायद समझ नहीं आई। तो स्ट्राइकर इज बेसिकली अ कंपनी यूएस बेस्ड जो मेडिकल इक्विपमेंट सप्लाई करती है, 79 कंट्रीज के अंदर उसकी प्रेजेंस है। तो उसके ऊपर जो वाइप अटैक हुआ मैं उसकी बात कर रहा हूं। और वो कैसे हुआ? डिनडोर अटैक के ऊपर के जरिए, डिनडोर अटैक के जरिए हुआ। सो ये सब चीजें जो है वो हम इसको एक्सप्लेन करेंगे आज। तो हंडाला जो है, हंडाला ग्रुप ने जो वाइप अटैक किया ऑन स्ट्राइकर कंपनी, मैं रिपीट करता हूं ताकि उन व्यूअर को भी थोड़ा क्लियर हो जाए कि दिस इज नॉट अ फेक न्यूज, दिस इज एक्चुअली व्हाट हैपेंड द अदर डे। तो वो हुआ जी विद द स्पीड ऑफ अ मशीन थिंकिंग, पल्सेस के अंदर, मिली सेकेंड्स के अंदर वो अटैक हुआ। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारे ट्रेडिशनल ईडीपीज एंड एसईआईएम हैं, जो बेसिकली एंड पॉइंट प्रोटेक्शन एंड डिटेक्शन सिस्टम है, और सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उसकी मैनेजमेंट सिस्टम है, तो बेसिकली वो काम करते हैं ह्यूमन इनपुट के ऊपर। वो सबसे पहले एक अलर्ट जनरेट करते हैं। उन्होंने कोई चीज डिटेक्ट की, कुछ गलत हो रहा है, उन्होंने अलर्ट जनरेट किया। यूजर ने या ह्यूमन ने या जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट वहां पे बैठा है उसने उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करना है कि इस प्रोसेस को स्टॉप करो या इसको किल करो या व्हाटएवर। उसमें बहुत डिलेज आते हैं। अब आप खुद सोचें कि कंप्यूटर का प्रोसेसर जिस मिली सेकेंड्स के अंदर प्रोसेसिंग कर रहा है, दिस इज ह्यूमनली इम्पॉसिबल टू रिस्पॉन्ड। अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन सिर्फ एक है, दैट इज एजेंटिक एआई, एजेंटिक सेंटिनल। सेंटिनल कहते हैं वो उस गार्ड को जिस तरह से आप चौकीदार आप बाहर बिठा दें, तो दैट इज बेसिकली अ सेंटिनल। एजेंटिक सेंटिनल ही वो चीज है जिसने कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड के अंदर ही रिस्पॉन्ड करना है। एंड दैट एक्चुअली मैंने कल भी आपको बताया था कि दैट एक्चुअली वर्क्स एज एन एजेंसी, जिसमें उसने परसीव करना है, मींस डिटेक्ट करना है, उसके ऊपर रीजनिंग जनरेट करनी है अपने ही अंदर दी हुई चीजों के मुताबिक, एंड ह्यूमनली वो सोचेगा और उसके ऊपर एक्ट अपॉन कर देगा कि अगर उसने ब्लॉक करना है तो ब्लॉक कर देगा। दैट एजेंटिक एआई विल नॉट वेट फॉर अ ह्यूमन इंटरवीन कि जनाब इंसान आके या सिक्योरिटी एक्सपर्ट आके या साइबर सिक्योरिटी का बंदा आके उस प्रोसेस को किल करे। And that is the only solution of that type of attacks which happened the other day on Stryker company, and उससे पहले जो यूएस के एयरपोर्ट्स और इजराइल के डिफेंस सिस्टम पे हुआ। डिनडोर का मेरा वीलॉग रिकॉल करें तो आपको ये सब चीजें समझ आ जाएगी। सो अगर हम बात करें सिर्फ इस इशू के ऊपर कि जो स्ट्राइकर के ऊपर हुआ, हम उसी की फर्ज करें हमने उसका एजेंटिक एआई मॉडल बनाना है, तो उसके ऊपर वो कैसे काम करेगा। बेसिकली उसने किया क्या, माइक्रोसॉफ्ट का अपना एक है मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। सो उस मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल को उसने यूज किया, और उसने, मैंने आपको कल भी बताया था कि दैट इज अ फाइललेस मालवेयर, जिसने हार्डवेयर के ऊपर अपना कोई फुटप्रिंट नहीं छोड़ना। जो रैम के अंदर या मेमोरी के अंदर आपके रन टाइम के ऊपर प्रोसेसेस चल रहे हैं, उसने उसी के अंदर एम्बेड होके पहले डेटा स्टील किया और फिर डेटा वाइप किया। सो माइक्रोसॉफ्ट का एक ग्राफ एपीआई है, उसकी ये आप स्क्रीन के ऊपर उसका वो पूरा देख लेंगे पाथ। सो बेसिकली
इसमें उसने करना क्या था कि अगर 0.1 सेकेंड के अंदर 100 कमांड्स आ रही हैं टू वाइप द एंड पॉइंट, लैपटॉप हो या वर्क स्टेशन हो, तो ह्यूमनली दैट इज नॉट पॉसिबल कि 0.1 सेकेंड के अंदर कोई बंदा वाइप की कमांड्स दे दे, 100 वाइप की कमांड्स। तो दैट कुड इजीली बी रिकग्नाइज्ड एज अ मालवेयर, लेकिन ह्यूमनली दैट इज इम्पॉसिबल। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, इन सब चीजों को डिटेक्ट करना और उस पर एक्ट अपॉन करना, क्योंकि जितनी देर में ह्यूमन बीइंग ने रिएक्ट करना है उतनी देर में सब कुछ हो चुका होना है, और जो एक्चुअली हुआ कल। सो बेसिकली कल जो हुआ स्ट्राइकर के अटैक के ऊपर, वो कोई हैकिंग नहीं हुई, किसी ने उसके अंदर वायरस नहीं भेजा। दिस इज अ डीनो रन टाइम, जावा रन टाइम फाइल, जिसने रैम के अंदर लोड होके उधर ही सारा काम करना था, और उससे पहले उसने इसी डीनो के जरिए सारी आइडेंटिटी उसने चुरा ली हुई थी। सो उसने कुछ हैकिंग नहीं की, उसने स्ट्राइकर के अपने लेजिटिमेट एडमिन यूजर के जरिए लॉगिन करके माइक्रोसॉफ्ट का इंट्यून यूज किया, और एक ही कमांड से 2 लाख कंप्यूटर्स को डेटा वाइप कर दिया। लेकिन उससे पहले उसने 50 टेराबाइट डेटा कॉपी भी कर लिया, दैट इज अनदर स्टोरी। वो इसका फेज 1 था इस अटैक का। सो बेसिकली इसमें जो फेज 2 होता है, दैट इज द ब्रेन ऑफ दैट एजेंटिक एआई। हाउ डज दैट वर्क? ये वो जगह, ये वो पॉइंट है जहां पे रीजनिंग एलएलएम आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको मिसाल दूं, जेमिनी 2.0 का जो फ्लैश है, दैट इज अ रीजनिंग एलएलएम। इवन चैट जीपीटी में भी आप अगर देखें तो वो आपको थिंकिंग का ऑप्शन देता है। जेमिनी में भी देखें तो वो आपको रीजनिंग की ऑप्शन देता है। सो इफ यू गो बाय दैट रीजनिंग, तो फिर ये परफॉर्म करता है बिहेवियरल क्रॉस चेक। अब वो बिहेवियरल क्रॉस चेक क्या है कि जी ओके, अगर हम कल वाले की मैं आपको एग्जांपल दूं, स्ट्राइकर के डीनो अटैक की, जो कि हंडाला ग्रुप ने किया, क्लेम्ड बाय हंडाला ग्रुप विच इज लिंक्ड विद इरानियन MOIS ऑन हिस्ट्री। अगर आप देखें तो उन्होंने जो क्लेम किया कि जी हमने ये कर दिया है अपने उस स्कूल के अटैक के रिस्पॉन्ड में, उसके बदले में। तो बेसिकली अगर वहां पे एजेंटिक एआई काम कर रहा होता तो वो देखता कि जनाब एक सुपर यूजर लॉगिन हुआ है, और वो अभी से कोई घंटा या 2 घंटे पहले तो फॉर एग्जांपल लॉगिन किया था उसने लाहौर से या इस्लामाबाद से या कराची से, लेकिन अभी उसने जो लॉगिन आईपी उसका आ रहा है वो आ रहा है तेहरान का। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, वो मैंने आपको आईपी वैसे बाय द वे लास्ट टाइम भी आपको बताया था, अभी फिर आपको डिस्प्ले कर देता हूं। तो अगर ये आईपी आ रहा है तेहरान का, तो ह्यूमनली इट इज नॉट पॉसिबल कि जनाब 2 घंटे पहले एक बंदा इस्लामाबाद से लॉगिन हो रहा है, 2 घंटे बाद वो तेहरान से या किसी दूसरे मुल्क से लॉगिन हो रहा है। दैट इज फ्लैग नंबर 1। नाउ कम टू द फ्लैग नंबर 2। इसने आज तक पूरे दिन में 24 घंटे में 2 से ज्यादा वाइप की कमांड्स नहीं दी। फ्लैग नंबर 2, क्योंकि उसने अब 0.1 सेकंड में 100 वाइप्स की कमांड दे दी है। तो वहीं पे एजेंटिक एआई उसको फ्लैग कर देता, साइड पे कर देता कि भाई दिस इज नॉट पॉसिबल, ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, दिस इज सम मालवेयर और मैलिशियस कोड विच इज बीइंग इन्वॉल्वड इन दिस। वहीं पे उसको रोक देता और उस प्रोसेस को किल कर देता, रिवोक कर देता। सबसे पहले वो क्या काम करता, उस यूजर को, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं उसको डिजाइन करूं तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले अगर ये फ्लैग्स आ गए हैं तो उस यूजर को साइन आउट कर दूंगा। उस यूजर को साइन आउट करने के बाद स्टेप नंबर 2 मैं क्या करूं कि आई विल एक्चुअली किल दैट प्रोसेस, आई विल रिवोक दैट प्रोसेस। प्रोसेस रिवोक करने के बाद जिस आईपी से वो आ रहा है, मैं उस आईपी को आइंदा आने के लिए अपनी ब्लैक लिस्ट में डाल दूं। सो ये बेसिकली मैं बात कर रहा हूं कि जब मैं एआई एजेंटिक को डिजाइन कर रहा हूं, जब उसको मैं समझा रहा हूं। अब इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है कि जो ट्रेडिशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं वो कहते हैं कि जनाब ये जो एआई है, एजेंटिक एआई, ये तो रोग मॉडल है,
रोग मॉडल कहते हैं उसको कि जनाब इसका कोई ये तो किसी के कहने कार में नहीं होता, विच इज नॉट द केस। एजेंटिक एआई इज नॉट रोग, ये आपके गिवन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर काम करता है। अब वो गिवन कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या हो सकते हैं, वो आपने उसके रूल्स सेट करने हैं। रूल नंबर 1, अगर मैं कहूं एजेंटिक एआई डिजाइन करूं तो मैं उसे कहूं कि हमेशा ह्यूमन इंटरवीन दैट विल सुपरसीड योर डिसीजन। फॉर एग्जांपल, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है ना, इसमें आर्गुमेंट यही होता है कि जनाब अगर आपने एआई को इतना एम्पावर कर दिया तो वो तो इंसान को साइड में कर देगा, विच इज नॉट द केस। अगर आपने एआई को कह दिया कि नहीं, मेरी दी हुई कमांड तुम्हारे डिसीजन पे सुपरसीड कर जाए, सुपरसीड करेगी, तो फिर एजेंटिक एआई भी कुछ नहीं कर सकता। अगर मैं उसको कहूं, अपने गिवन चीजें दे दूं कि इन आईपी से आई हुई चीजें आर लेजिटिमेट, या ये यूजर किसी वक्त तुम्हें नाकारा भी कर सकता है, तो एआई इज बाउंड टू डू दैट। एआई इज नॉट समथिंग जो कि आपको जो है वो ओवरकम कर जाएगा। सो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को इस टाइम सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो रहा है, जिसकी वजह से इसके ऊपर इतनी रिलक्टेंस आ रही है। सो फॉर गॉड सेक, ये जरा मॉडल देखें आप, लैंड ग्राफ के ऊपर जो लैंड ग्राफ आर्किटेक्चर है, इसके अंदर 3 चीजें होती हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया, एक ओवरऑल एजेंटिक एआई के ऊपर उसने प्रोएक्टिव होना है, उसने डिसीजन लेना है रीजनिंग के ऊपर, और उसने जो है उसके बाद एक्ट अपॉन करना है। बिल्कुल इसी तरह से लैंड ग्राफ बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप पाइथन के साथ कोडिंग करते हैं और वो आपके लिए एक एजेंटिक एआई जनरेट कर देता है। इसको बेसिकली आप इंजन समझें। सो बेसिकली जिस तरह से उधर 3 स्टेप्स हैं, यहां भी 3 चीजें हैं विच हैव टू बी कैटर्ड फॉर: नोड्स, एजेस एंड स्टेट। और नोड्स क्या हैं? ये बेसिकली इन नोड्स में भी 3 स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1, जब वो आइडल बैठा है, जब वो सिर्फ एक वॉच गार्ड की तरह आपको मॉनिटर, इसको कहते भी मॉनिटर स्टेट है, जहां पे वो नेटवर्क को मॉनिटर कर रहा है, आपके पूरे सिस्टम को मॉनिटर कर रहा है कि इसमें कोई मलिशियस चीज तो नहीं हो रही, कोई जो है ऐसी चीज तो नहीं हो रही जिसपे कोई एतराज हो सके या कोई प्रॉब्लम आ सके। सेकेंड इज, जैसे ही उन एक्टिविटीज के अंदर कुछ भी एबनॉर्मल चीज होती है, फॉर एग्जाम्पल वो एबनॉर्मल क्या हो सकता है? अगर हम इसी डिंडोर मालवेयर की बात करें, तो मैंने आपको बताया था अपने पिछले वीक के वीलॉग के अंदर कि वो बेसिकली एक जेपैक फाइल, एक इमेज फाइल के जरिए आया। अगर एक इमेज फाइल नेटवर्क पोर्ट को ओपन करने की कमांड दे रही है, तो दैट इज अ बिग फ्लैग, जो कि रन टाइम के ऊपर ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि उन सब चीजों को फ्लैग कर सके, उन सब चीजों को डिटेक्ट कर सके। लेकिन अगर ये एजेंटिक एआई मॉनिटर स्टेट के अंदर उसको डिटेक्ट करता है कि यार ये इमेज फाइल नेटवर्क पोर्ट ओपन करने का तुक क्या है, ये ऐसे ही है कि आपकी सफाई वाली माई आपके घर आए और वो कहे कि जी मुझे जरा ये लॉकर की चाबी देना। भाई क्यों उसको लॉकर की चाबी चाहिए? सो वहीं पे फ्लैग जनरेट हो जाना चाहिए, और एजेंटिक एआई ने उधर फ्लैग जनरेट कर देना था। अब जैसे ही फ्लैग जनरेट होना था, देन कम्स नेक्स्ट स्टेट विच इज एनालिस्ट मोड, जो मैंने आपको पहले बताया पिछली उसमें कि दैट इज रीजनिंग। वो उसके ऊपर रीजनिंग जनरेट करना शुरू कर देंगे, और ये सब चीज मिली सेकेंड्स के अंदर हो रही है, क्योंकि वो मशीन की स्पीड से काम कर रहा है, ह्यूमन की स्पीड से काम नहीं कर रहा कि मैंने लॉग इन करना है, मैंने माउस पकड़ना है, मैंने फलां विंडो में जाना है, मैंने फलां विंडो में जाना है। नो, इट इज एक्चुअली अ कंप्यूटर बेस्ड, एआई बेस्ड कंप्यूटर सिस्टम, जो कि एज ए सेफ गार्ड आपका काम कर रहा है। उसने वहीं पे उसको जनरेट करके उसने सारी रीजनिंग कैलकुलेट कर देनी थी, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई कि ये यूजर पहले कहां था, अब कहां है, ये यूजर की पुरानी हिस्ट्री क्या है, क्या ह्यूमनली ये पॉसिबल है या नहीं है। ये सब चीजें जब नेगेटिव हो जाती, फिर उसने एक नेक्स्ट स्टेज पे चला जाना था, विच इज एक्चुअली एग्जीक्यूट नोड। नोड्स की अभी हम बात कर रहे हैं। एग्जीक्यूट नोड में उसे क्या करना था? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर मैं उस एजेंटिक एआई को डिजाइन करूं, तो मैं कहूंगा यार सबसे पहले तो इसको साइन आउट करो, ये जो यूजर है साइन आउट करो और ये प्रोसेस किल करो, और ये मिली सेकेंड्स के अंदर हो रहा है। एजेंटिक एआई का टारगेट ये है कि उसने 0.4 सेकेंड के अंदर आपका अटैक रोकना है।
आप खुद सोचें, 0.4 सेकंड में तो हम अपनी आंख नहीं पलक सकते। सो ह्यूमन जब एआई आपके ऊपर अटैक कर रहा है तो उसका रिस्पॉन्स भी एआई के जरिए ही आएगा। अब मैं आपको लेके चलता हूं जरा, ये जरा पाइथन की एक कोड, मैं आपको एक नोट दिखाता हूं। ये देखें, ये पाइथन का एक रीजनिंग कोड है। रीजनिंग नोड फॉर सेंटिनल मैंने आपको पहले बताया। ये आप इसको गौर से देखें, मैं आपको एक एक लाइन समझाता हूं इसकी। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन हो गई कि दिस इज अ रीजनिंग नोड। आगे उसका नाम आ गया। व्हाट इज द एक्टिविटी, इसने करना क्या है? स्टेट इज इक्वल टू करंट एक्टिविटी के इस टाइम पूरे नेटवर्क में क्या हो रहा है उसको मॉनिटर करना है इसने। सबसे पहले उसको मैंने कंडीशन दे दी कि एडमिन की प्रोफाइल चेक करो। एडमिन की प्रोफाइल में सबसे पहले उसने क्या काम करना है कि एडमिन की हिस्ट्री चेक करनी है, क्योंकि जो एजेंटिक एआई है वो पुरानी हिस्ट्री भी अपने पास स्टोर करता है। हिस्ट्री चेक करने से मुराद वही है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि वो लास्ट टाइम कहां पे लॉगिन हुआ था, अब कहां से लॉगिन है। उसकी पुरानी हिस्ट्री में वो जो अब प्रोसेस कहने के लिए कर रहा है, जैसे जो इस अटैक के अंदर वाइप आउट था, डेटा वाइप करने का था, तो उसकी हिस्ट्री में उसने वाइप की कितनी कमांड्स दी हैं, 24 घंटे में वो कितनी कमांड दी हैं उसने, और अब जितनी कमांड्स आ रही हैं क्या ह्यूमनली वो पॉसिबल भी है या नहीं है। ये रीजनिंग एलएलएम, याद रखें। मैं बार बार चीजें पिछली आपको साथ रेफर कर रहा हूं कि वो चीजें मैं पहले आपको बता चुका हूं। ये सब चीजें नेगेटिव हो गई। अब कंडीशन नंबर 1, डिटेक्ट एनोमली, कि इनमें फर्क है, अभी और पिछली चीजों में फर्क है ह्यूमन चेक्स के अंदर। अगर एक्टिविटी कमांड अब आए, अब मैं आपको ये सारी चीजें पाइथन की लैंग्वेज में समझा रहा हूं कि इफ एक्टिविटी डॉट कमांड काउंट, यानी कि जो अभी एक्टिविटी हुई है उस एक्टिविटी की जो काउंट है, नंबर ऑफ कमांड्स जो उसने दी हैं वो 100 से ज्यादा है, नंबर 1, एंड जो उसने 100 कमांड्स दी हैं उनकी ड्यूरेशन इज लेस देन 1 सेकेंड, कि 1 सेकेंड से थोड़े वक्त में उसने 100 कमांड्स दे दी हैं। कंडीशन ट्रू हो गई। कंडीशन जब ट्रू होगी तो वो नेक्स्ट स्टेज में यहीं पे उसने जनरेट की एक फ्लैग, एक रेड अलर्ट जनरेट किया अपने लिए। क्रॉस वेरीफाई भी करना है उसने। क्रॉस वेरिफिकेशन में क्या करना है, क्योंकि अगर क्रॉस वेरीफाई नहीं करेंगे तो बहुत सारी लेजिटिमेट जो रिक्वेस्ट हैं वो डिनाई हो जाएंगी। क्रॉस चेक, जब क्रॉस वेरीफाई करें तो आइडेंटिटी चेक करना है। आइडेंटिटी चेक में क्या है, आईपी एड्रेस, जो मैंने आपको पहले बताया कि क्या वो आईपी एड्रेस इस यूजर के, जो एडमिन यूजर है, उसकी हिस्ट्री ऑफ आईपी एड्रेसेस से मैच करता है या नहीं करता। अब आ जाए नेक्स्ट स्टेप की तरफ कि जो एडमिन का आईपी लोकेशन है, ये तो देखें इस लाइन में जो थर्ड लास्ट, इफ एक्टिविटी डॉट आईपी लोकेशन इज नॉट इक्वल टू एडमिन प्रोफाइल लास्ट लोकेशन, यानी कि जहां से वो लास्ट लोकेशन पे लॉगिन हुआ था, जिस लोकेशन से अभी वाली अगर वो नहीं है तो रिटर्न करो, यानी कि सिस्टम को बताओ, यानी कि खुद समझ जाओ कि थ्रेट डिटेक्टेड। थ्रेट जब डिटेक्ट हो गया तो अब क्या करो, अब नोड मॉनिटर वाली नहीं है, ये सब कुछ हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है रीजनिंग या एनालिसिस नोड के अंदर। एनालिसिस नोड में थ्रेट डिटेक्ट हो गया, अब उसको रूट कर दो टू द एक्शन नोड, और एक्शन नोड ने क्या करना है, सिंपली वही काम जो मैंने आपको पहले बताया, सेशन लॉग आउट, कमांड किल्ड या रिवोक्ड, और सब चीजें रुक जाएंगी। और रुकने के बाद वो क्या करेगा, एंड के ऊपर जो यूजर है लेजिटिमेट, इस एजेंटिक एआई को पता है कि ये मेरा एडमिन है, उस एडमिन को एक ईमेल चली जाएगी या एक अलर्ट चला जाएगा
कि ये थ्रेट आया था, ये मेरा एनालिसिस है, ये मैंने इसको थ्रेट डिटेक्ट किया और मैंने इस प्रोसेस को रोक दिया। अब आता है उन सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को जवाब जो कहते हैं एजेंटिक एआई हमें ओवररूल कर लेगा। अब जब उसने अपने एडमन को बता दिया कि जनाब, एजेंटिक एआई की बात हो रही है, एजेंटिक एआई ने अपने एडमन को बता दिया कि ये हुआ था, मैंने प्रोसेस किल कर दिया। स्टिल अगर वो ह्यूमन बीइंग जो एडमन साहब हैं वो ये समझते हैं कि नहीं ये लेजिटिमेट थी, तो उसी प्रोसेस को दोबारा चला लें और अपने एजेंटिक एआई को अपडेट कर दें कि नहीं ये मैंने खुद किया। सो एआई इज नॉट गोइंग टू ओवररूल यू। एआई आपको सुपरसीड नहीं कर सकता क्योंकि वो आपके हाथ से बनाई हुई एक चीज है। सो द व्यूअर्स, प्लीज कंसिडर कि इन 2026 और पर्टिकुलरली आफ्टर 28 ऑफ फरवरी, जब से ये ईरान, इसराइल और यूएस की वॉर शुरू हुई है, पूरा आईटी सेक्टर इज इन वॉर जोन। इसमें कोई ग्लोबल बाउंड्रीज नहीं है, इसमें कोई टेरिटोरियल बाउंड्रीज नहीं है। ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट आज से 20 साल पुराना है, जिसमें कोई कहीं से बैठ के कहीं के भी चीजों को, सिस्टम्स को एक्सेस करके उनको मैनिपुलेट कर सकता है। और जब एआई अटैक कर रहा है तो मैं रिपीट करता हूं कि एआई ने ही उसको रिस्पॉन्ड करना है, ह्यूमनली आप नहीं कर सकते। सो प्लीज स्टे अपडेटेड एंड स्टे ट्यून, और प्लीज अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब करें चैनल को, और लाइक और शेयर भी कर दिया करें, ताकि जो है ये सिद्के वो मेरे दोस्त हैं जावेद चौधरी साहब, वो कहते हैं कि अगर कोई बात अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर किया करें, क्योंकि ये सदका जारिया होता है, शायद वो कहते हैं कोई इस किस्म का वर्ड। तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।